पेज है हमारे पास। रानी तुम्हारा कौन सी ईयर में अभी तुम? सेकेंड ईयर, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम थोड़ी होगा ना, अभी तुम्हारा एनुअल वाला होगा। सेमेस्टर है, ठीक है। तो देखो CGPSC यदि आपका टारगेट है तो कम से कम फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, है ना, एग्ज़ाम देना चाहते हो तो कभी भी दे सकते हो। 21 साल होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, लेकिन पास होने के लिए देना है तो थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, है कि नहीं। करोड़ों लोग, लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं CGPSC, जब फॉर्म निकलता है तो 8-9, कम से कम 4-5 लाख तो बैठते ही है। सीट आती है 200-300, तो डेफिनेटली 1 लाख भी सीरियसली तैयारी करने वाले, मान के चलो 1 लाख सीरियस होते हैं तैयारी करने वाले। इसके लिए जीना मरना, जीना मरना क्या होता है, CGPSC होता है ना। तेरे संग की जगह पे जीना मरना कि बनेंगे तो SDM ही बनेंगे। जैसे मैं भी तैयारी करता था, मेरा था कि मैं बनूंगा तो IAS बनूंगा, नहीं तो कुछ नहीं बनना है। कुछ नहीं बनने का मतलब बाकी नौकरी नहीं करनी है। तो ऐसे ही कुछ लोग CGPSC की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोग का लक्ष्य होता है कि CGPSC की ही नौकरी लेनी, बाकी, है ना, कुछ लोग होंगे कुछ भी मिल जाए, है कि नहीं। तो एक तो CGPSC का जो बैच फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम आपके पास 1.5 से 2 साल, है ना, 1.5 साल कम से कम चाहिए आपको, जो है अच्छे से तैयारी कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस करने के लिए। क्योंकि मेंस का सिलेबस देखो, प्रीलिम्स का तो 6 महीने में 3 घंटे क्लास हो रही है आपकी, 6 महीने काफ़ी होते हैं। 3 घंटे की क्लास, सॉरी 3 घंटे, तो 6 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी, मतलब हमारी तरफ से सिलेबस हम ख़त्म कर देते हैं। जैसे जून में स्टार्ट किया था, दिसंबर लास्ट तक, जनवरी तक लगभग हमारा टॉपिक हो गए थे, है ना। वो बाद में क्रैश कोर्स में कुछ आया तो उनका अलग लगा, बात अलग है। लेकिन जून जुलाई में स्टार्ट हुआ था हमारा बैच, और दिसंबर तक आपका सिलेबस प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हो जाता है। 6 महीने ज़्यादा तैयारी की मतलब हम लोग को सिलेबस करने में नहीं लगता है, वो बात अलग है। फिर आप लोग कितना उसको से हमारे साथ पढ़ पाते हो, याद करते हो नहीं करते हो, तुम पे कितना टाइम देते हो, कितना रिविजन करते हो, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारी तरफ से सिलेबस करने में प्रीलिम्स में 6 महीने से ज़्यादा नहीं लगते, आराम भी पढ़ाएंगे तो 8 महीने मान लो, राइट। लेकिन मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है। मेंस का सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन वो तो पढ़ना ही है, उसके अलावा पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एक सोशियोलॉजी, फिलोसफी, ठीक है, और क्या नाम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एक पेपर 7, एनवायरमेंट, है ना, इंडियन ज्योग्राफी का बहुत बड़ा सिलेबस है। तो वो टाइम लगता ही है। तो अभी जो बच्चे भी ज्वाइन करेंगे उसमें क्या होगा, आपका मेंस के सिलेबस की क्लासेस में 2 टॉपिक स्टार्ट होंगे आपके। फिलोसफी पढ़ने में मज़ा आएगा, बस रेगुलर क्लास करना, और दूसरा एक टॉपिक ले रहे हैं मैथ्स, है ना, एक आपका ये वाला टॉपिक, और एक जनरल हिंदी वाला टॉपिक भी आपका, क्योंकि जनरल हिंदी लगभग वही है जो अभी ADO में आप लोग पढ़ रहे हो, तो एक वो भी टॉपिक साथ में चलेगा, राइट। तो प्रीलिम्स में तो जनरल हिंदी थोड़ा सा CSET में आता है, लेकिन व्यापम वाले जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो व्यापम की हर एग्ज़ाम में हिंदी का ठीक ठाक वेटेज रहता है ना। व्यापम के हर एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम आती, चाहे पटवारी हो, चाहे आपका जो भी एग्ज़ाम आएगी, जैसे ADO आया हुआ है, चाहे अदर एग्ज़ाम भी आएगी, तो ADO व्यापम की कोई भी एग्ज़ाम में हिंदी रहेगा ही रहेगा, और उसमें मार्क्स जुड़ते हैं। CSET में तो क्वालिफाइंग है, 5-10 क्वेश्चन आएंगे तो, लेकिन मेंस में पेपर फर्स्ट में आपका एक पूरा पार्ट है ना, 3 पार्ट है, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश थोड़ा सा है, और आपका छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है। मतलब 200 नंबर के पेपर में 70-80 नंबर का पेपर क्या आएगा आपका, जनरल हिंदी आना ही आना है। आ रही बात समझ में। तो जनरल हिंदी भी, तो ये 3 टॉपिक आपके अभी चलेंगे। तो जिनका कंप्लीट कोर्स वाले हैं, जो CGPSC कंप्लीट कोर्स करना चाह रहे हैं, जिनका प्रीलिम्स चलना हो तो अलग चलेगा आपका, लेकिन जिसको कंप्लीट कोर्स करना है तो स्ट्रेटजी क्या होती है हमारी, है ना। स्ट्रेटजी हमारी जो होती है आपकी CGPSC की तैयारी की, यदि आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो थोड़ा सा मेंस की तैयारी जिसने पहले कर ली है, सिर्फ एक तो होता है प्रीलिम्स की तैयारी, एक होता है मेंस, और लास्ट होता है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की तैयारी तो भी पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है। कैसे? इंटरव्यू में क्या होता है, हम आपसे क्वेश्चन करेंगे,
ठीक है, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया, उसने आपने जवाब दिया कि मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, तो बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे, तो उसका जो जवाब आप देंगे वो कहीं ना कहीं क्या है, इंटरव्यू की तैयारी है। और इंटरव्यू में क्या है कि हम जो जानते हैं उसको अच्छे से सामने वालों को बताएं। तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा बेशरम बनना पड़ेगा, बोल्ड, है ना, बेशरम होकर के सामने वालों को क्या करना है, कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, कॉन्फिडेंस बोलते हैं उसको, लेकिन बेशरम बन गए तो फिर अब दूसरे के बारात में भी नाचने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार बेशरम बन गया मतलब कहीं भी जाके अपने व्यूज़ रख सकते हैं। तो वही चीज़ इंटरव्यूअर जो पूछेगा उसको जितने अच्छे आपके जो ओपन अप होकर के आप आंसर देंगे उतने ही मार्क्स आपके क्या होंगे, अच्छे आएंगे। क्योंकि वहाँ पे नॉलेज का टेस्ट नहीं होता इंटरव्यू में, है ना, नॉलेज का होता है थोड़ा बहुत, वो अलग बात है, क्योंकि नॉलेज तो आप मीन्स क्वालिफाई करके जा रहे हैं इंटरव्यूअर बोर्ड के सामने, तो डेफिनेटली आपके पास सिलेबस जो है उसका नॉलेज है, तभी तो आपने मेंस क्वालिफाई किया ना भाई। तो वो नॉलेज तो टेस्ट नहीं कर रहा है, वो एक आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट कर रहा है ना। उस और पर्सनालिटी के टेस्ट जो कर रहा है वो नॉलेज बेस्ड ही होगा, पूछेगा इधर उधर से। अब उस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है ना, कुछ ऐसी चीज़ें पूछेगा जो जनता के बीच में जाके आपको काम करना है, तो जनता के साथ आप घुल मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, या अपने एटीट्यूड में रहेंगे कि नहीं मैनू क्या, मैं तो अब सिलेक्शन हो गया, जनता जाए वाड़ में, मेरी सैलरी फिक्स हो गई, काम करूँ चाहे, इस एटीट्यूड से तो नहीं जाएंगे अब, है ना। कोई जातिवादी वाद की मानसिकता से पहले से ग्रस्त तो नहीं है, क्योंकि धार्मिक पर्टिकुलर किसी धर्म के साथ पूरी तरह से आप कहीं पे दृढ़, या क्या बोलते हैं उसको, रिजिड, है ना, आपका रिलीजियस रिजिड तो नहीं है आप जो है। प्रशासक को सबके लिए काम करना है, हिंदू के लिए भी काम करना है, मुस्लिम के लिए भी काम करना है, सिख ईसाई सबके लिए काम करना है, सबको बराबर लेके चलना है। तो किसी धर्म विशेष के प्रति आप कट्टर तो नहीं है ना। ये सब टेस्ट आपका कहाँ पर होता है, इंटरव्यू में होता है। किसी महिलाओं के प्रति आपके विचार क्या है, और महिला है तो पुरुष के प्रति क्या विचार है, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है दिमाग में भरा पड़ा हुआ कि मैं आईएएस बन गई या फिर एसडीएम डीएसपी बन गई तो पुरुषों को तो छोड़ूंगी नहीं, इनको तो ठीक है, मौका मिलते ही जो है किसी ने आपके ऊपर कोई गलत किया होगा, अत्याचार किया होगा, तो बदला निकालने के लिए यूज़ तो नहीं करेंगे अपने पावर का, मिसयूज़ तो नहीं करेंगे। तो और लड़का है तो लड़कियों के प्रति मेंटेलिटी, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोग की रहेगी। तो ये सब टेस्ट किस में होता है, आपका इंटरव्यू में होता है। तो इसलिए इंटरव्यू की तैयारी सिर्फ मेंस देने के बाद, क्लियर करने के बाद ही नहीं होती, पहले दिन से आपकी क्या हो जाती है, जिस दिन आपने तैयारी करने का सोचा उसी दिन से इंटरव्यू की तैयारी भी स्टार्ट हो गई। आई ना बस समझ में। तो इसलिए इंटरव्यू एक आपके पर्सनालिटी का ही टेस्ट है कि आप अपनी चीज़ों को कितने अच्छे से सामने वालों के साथ शेयर कर पाते हैं। आगे बस समझ में। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, देखो कुछ टॉपिक्स जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में कॉमन है ना, जैसे आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंतर क्या है, मेंस में सिलेबस यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है मेंस में, है ना, भारत के संविधान में डिफाइंड है कि ये टॉपिक मेंस में पढ़ने हैं, वही से क्वेश्चन बनेंगे आपके, है ना। मेंस में क्वेश्चन कितने कितने वर्ड्स के आते हैं, 30 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, 60 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, 100 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, 125 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, और एक कुछ टॉपिक से 175 वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना। सिलेबस में लिखा हुआ है कि कौन से पार्ट से कितने वर्ड्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर 30 वर्ड का क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 60 वर्ड्स का क्वेश्चन कितने का होता है, 4 मार्क्स का होता है ना। 100 वर्ड्स का क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का होता है, ये 10 मार्क्स का होता है, और ये 15 मार्क्स का होता है, राइट। थोड़ा सा लिख भी लो कॉपी पेन लेके भाई, ये सब काम आएंगे, स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है ना। युद्ध के मैदान में हमारी सेना ऐसी हथियार लेके नहीं उतर जाती है युद्ध के मैदान में भी जाना है तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ, नक्शा और पूरे इसके साथ, प्लानिंग के साथ उतरना पड़ता है। तो कोई भी जंग जो है, कोई भी कहीं भी किसी भी फील्ड में सफलता बिना स्ट्रेटजी के, और कम समय में भी आप सफल हो सकते हैं यदि आपकी स्ट्रेटजी सही है। नहीं तो फिर गधो टाइप का तैयारी करते रहो, स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है तो भी सिलेक्शन होने की संभावना आपकी नहीं रहेगी। आई ना बस समझ में।
चले आगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे कितने कितने वर्ष के क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अभी आप लोग को नहीं पता होगा, मुझे पूछूंगा तो नहीं बता पाओगे क्या था। ठीक है, तो ये 30 वर्ष के क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स के। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे आपके? 30 वर्ष के अलग अलग टॉपिक्स के बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। फिर जैसे एक टॉपिक पेपर फर्स्ट है तो उसमें हिंदी है, आपका जनरल इंग्लिश है और आपका छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है। तो सबसे जो है आपके 8-8 क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे आपके। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से सबका बटा हुआ है क्वेश्चंस, तो उसको देखेंगे टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें। लेकिन ये इतने वर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको 30 वर्ड की तैयारी करनी है, 60 वर्ड्स की करनी है, 100 वर्ड्स की करनी है, 125 वर्ड्स की करनी है और 175 वर्ड्स की करनी है ना? अब यहाँ पर 30 वर्ड में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे अच्छे से लिखे कि पूरे मार्क्स मिले, 2 में 2 नंबर मिले, या कम से कम 1.5 तो मिले ही मिले, तभी जाके सिलेक्शन होगा, है ना? हर क्वेश्चन में कम से कम 1.5 नंबर मिलते रहेंगे, मैक्सिमम 2 नंबर भी मिल सकते हैं, कुछ चीज़ों में अच्छे से लिखना। तो इसमें डेफिनेटली हमें कहानी नहीं लिखना होता, जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी जाए, है ना? जैसे आपको पूछा जाए कि अपने बारे में बताएं, 30 वर्ड में लिखना है, अपने बारे में बताएं 30 वर्ड में लिखना है, तो क्या लिखोगे? डेफिनेटली नाम तो लिखोगे कि मेरा नाम फला फला है कि नहीं? ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फादर का नाम, मदर का भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, राइट? और अपने बारे में क्या बताओगे? तो ये तो बेसिक हो गया, हर कोई लिख के जाएगा, इतना तो दिमाग सभी लोगों ने, मेरे ख्याल इतना। मदर का ना भी डालो क्योंकि हमारी पहचान फादर से ही है, गलत है, मदर भी डाल देना। तो अब कई लोगों ने फादर बस डाला, लेकिन तुमने मदर भी डाल दिया, तो सामने वाला थोड़ा सा इंप्रेस होगा। तो आधा नंबर या 1/4 नंबर भी ज़्यादा दे दिया तो आपका, क्योंकि जनरली अधिकांश लोग क्या करेंगे, नेम डालेंगे, अपना नाम, पापा का नाम डाल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, अपने बारे में बताए में, ठीक है। लेकिन आपने मदर का डाल दिया तो वहाँ पे थोड़ा सामने वाला इंप्रेस, अच्छा मतलब ये कहीं ना कहीं वुमन के प्रति ज़्यादा पॉजिटिव है कि नहीं? और इसके अलावा क्या डालोगे? ठीक है, चलो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये भी लगभग हर कोई डालेगा, मान के चलो जो हर कोई डालेगा वो तो डालना ही है। उसके अलावा कुछ और सोचना है, और बताओ इसके अलावा क्या डालोगे? हाँ, अपने बारे में बताए, ठीक है, अपने बारे में पर्टिकुलर गांव या डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, वो भी डाल सकते हैं। उसके अलावा हाँ, जैसे आपको क्या अब वो सामने वाला आपकी एग्ज़ाम किसके लिए दे रहे हो? प्रशासक बनने के लिए दे रहे हो, है ना? आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में जब प्रशासक बने, तो कुछ ऐसी चीज़ें डालो कि सामने वाला लगे कि हाँ इसको मैं प्रशासक बनने लायक ये आंसर लिखा हुआ है। अब ये तो सब हर कोई डालेगा, नाम, पता, एड्रेस, ठीक है, प्लेस डालेगा, इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। लेकिन आपको उस आंसर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये भी सोचना है एक प्रशासक के रूप में, और इसमें क्या इनपुट है ना। तो आप अपनी स्ट्रेंथ बताएं कि मैं, वो भी स्ट्रेंथ वो बताओ जो प्रशासक बनने के लिए ज़रूरी है। तो आप बताएंगे कि मैं, प्रशासक का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है डिसीजन मेकिंग, कि हर एक समय में क्या करना है, डिसीजन मेकिंग। तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरा डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा है, लिख दोगे तो, है ना। दूसरा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, समस्या का समाधान, क्योंकि आपको जाके समस्या का, जनता की समस्याओं को सुनना और समाधान निकालना है कि नहीं। तो मुझे उसमें मज़ा आता है, लिखो, है ना, नए नए निर्णय लेने में, नए नए समस्या के सोचने और समझने और समाधान निकालने में, है कि नहीं। और लोगों से मिलना जुलना पसंद है, क्योंकि प्रशासक बनना है आपको, जो है कि नहीं। तो ये सब कॉमन तो शुरू में डालोगे, उसके अलावा ये 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दोगे तो आपके नंबर अन्य की तुलना में क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से एक्स्ट्रा सोचना है, कुछ भी पूछता है तो एक कॉमन, और सेंटेंस पूरा नहीं लिखा मेरा नाम ये है, ऐसा नहीं लिखना, बस मेरा नाम पूछा है तो नाम फला, कॉमा लगाओ, फादर्स नेम कॉमा, क्योंकि यहाँ पे 30 वर्ड में आपको जितनी मैक्सिमम दे सकते हो उतना टाइम भी याद रखना है, और जगह उतनी फिक्स होती है हमारे पास। तो उस स्पेस में और विद इन ए टाइम 30 वर्ड्स लिखने के लिए आपके पास मान ली 1 मिनट निकाल, कैलकुलेट कर लेना आप लोग कि 3 घंटे में कितने वर्ड्स लिखने हैं, तो 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिखने पड़ेंगे आपको, 30 वर्ड्स के लिए कितने टाइम चाहिए। तो टाइम आपके पास घड़ी के हिसाब से लगभग शुरू से मेंटेन करके रखना है, नहीं तो पहले में मस्त आराम से लिख रहा हूँ, अच्छा आंसर, लास्ट में पेपर आधा छूट गया, तो फिर वो शुरू का जो फ़ायदा मिलना चाहिए अच्छा लिखने वाले का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं।
तो टाइम मैनेजमेंट शुरू से लेके चलना है, आई ना बस समझ में। तो ये चीज़ें, तो इसी प्रकार 60 नंबर है तो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें और लिखना है, 100 है तो थोड़ा उससे और ज़्यादा लिखना है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो वही क्वेश्चन 30 में भी आया हुआ है, वही 60 में भी, वही 100 में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। तो ये 60 और 100 है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन और फिर उसी को एलिबोरेट कर सकते हो थोड़ा सा, जो है आपका, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको राइटिंग प्रैक्टिस पे पूरा फोकस होना चाहिए, किसमें, मेंस क्वालिफाई करने के लिए। सिर्फ मेंस इसलिए कहा जाता है कि मेंस की जब तैयारी करोगे तो प्रीलिम्स आपका रुकेगा नहीं कभी भी। ये मैं अपने अनुभव से, ठीक है, मैंने लगभग आज की डेट में या पूरे इंडिया में देखो कहीं कभी प्रीलिम्स दिया हो तो फेल नहीं हुआ हूँ, है ना। आईएएस तो मेरा मेन टारगेट था, यूपी दिया तो भी फेल नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ जब भी दिया फेल नहीं हुआ। तो आज तक मैं कभी प्रीलिम्स फेल, शुरू में हुआ जब तैयारी स्टार्ट की थी उस समय, उसमें तैयारी थी नहीं, लेकिन जब एक बार निकलना स्टार्ट हुआ तो मैं आज भी मेरे पास 2 महीने का टाइम दे दो, मैं इंडिया की कोई भी प्रीलिम्स की एग्ज़ाम पास कर दूंगा जी। मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए विदाउट दूसरा काम के, ठीक है। तो आराम से 2 महीने बैठ कर कोई एग्ज़ाम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दूंगा, चाहे वो आईएएस की प्रीलिम्स क्यों ना हो। सबसे टफेस्ट तो आईएएस ही है कि नहीं। तो क्यों, क्योंकि पूरा जब मेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो आप डिटेल में पढ़ते हो और उसको याद लिखने के उद्देश्य से पढ़ते हो कि मुझे जाके इसको मेंस में लिखना है, तो थोड़ा सा याद अच्छे से करोगे तभी तो लिख पाओगे। तो जब अच्छे से याद कर लिए तो उसी टॉपिक से प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बनेंगे कि कम अच्छे से बनेंगे। तो हाँ, तो जैसे कि होता क्या है कि प्रीलिम्स में जो टॉपिक्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो मेंस में उसका सिलेबस डिफाइंड है। तो जब हम मेंस का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे ये वाला टॉपिक अच्छे से, तो ये वाला प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आपके क्या हो जाएंगे, है ना। तो स्ट्रेटजी क्या होगी, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें प्रीलिम्स भी आ जाएगा और मेंस भी आ जाएगा, है ना। अभी तक जो आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो मेंस के क्वेश्चन देखोगे तो बस आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। चीज़ें वही होंगी कि संसदीय शासन प्रणाली किसको कहते हैं, लोकतंत्र किसको कहते हैं, है ना, राष्ट्रपति के कार्य लिखिए, सब फिल्म से पढ़ा होगा ना भाई। बस उसी को 30 वर्ड 60 वर्ड में आपको जो पढ़ा है उसी को याद करके और अच्छे से याद करना और लिखना है। जितना अच्छे से याद करोगे उतना ही मेंस निकलेगा, और जब उसी से प्रीलिम्स का 4 ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव आएगा तो फिर डंके की चोट पर क्या करोगे, टिक मारोगे, तो गलत होने की संभावना कम से कम होगी। इसलिए मैंने कहा ना कि प्रीलिम्स तभी निकलता है, या 90% बच्चे प्रीलिम्स वही निकालते हैं जो मेंस पढ़ चुके होते हैं। अदरवाइज सिर्फ प्रीलिम्स की जो तैयारी, लाखों लोग सबसे ज़्यादा तैयारी किसकी कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स बिलासपुर में देखेंगे तो हर कोई बच्चा आके सोचता पहले प्रीलिम्स की तैयारी। जिनके पास अभी ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट है वो सोच भी सकता है, कोई बुराई नहीं है ना। या फिर जिनका व्यापम का टारगेट है तो वो प्रीलिम्स करेगा, तो व्यापम की हर एग्ज़ाम कवर हो जाती है। बस व्यापम के लिए मैथ्स रीजनिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, हिंदी विंदी भी जम के अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, है ना। कुछ कंप्यूटर्स वगैरह के क्वेश्चन हर सिलेबस में है व्यापम के, तो उसको तैयार करके रखना पड़ेगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह तो वही सब आएंगे जो हम प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, वही पूरा क्वेश्चन आपका व्यापम में भी आएंगे, है ना। कभी कभी व्यापम का पेपर सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तुलना में ज़्यादा कठिन होता है ना। इस गलत में मत रहना है कि प्रीलिम्स कठिन आएगा व्यापम सरल आएगा। कभी कभी कुछ पेपर ऐसे आ जाते हैं कि जो प्रीलिम्स के तो सरल है लेकिन व्यापम के कठिन हो जाते, तो हमें कठिन की तैयारी करनी है, सरल की तैयारी नहीं करनी। जैसे मेरा अभी यूपीएससी का वाले बच्चे हैं, इस साल कुछ बच्चों को देना है एग्ज़ाम, तो उनका मैं टेस्ट सप्ताह में 2 दिन टेस्ट रखा हुआ है। अब बच्चे मेरे कहा कंप्लेंट करते सर बहुत कठिन क्वेश्चन है, नहीं बन रहे। तो मैंने कहा लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो यूपीएससी लॉलीपॉप क्वेश्चन थोड़ी देता है। तो मेरी कोशिश क्या है कि यूपीएससी से भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि यूपीएससी का क्वेश्चन आपको क्या लगे, जाके एग्जाम देने जाओगे तो ईजी लगे ना। क्रिकेटर्स लोग को हम ऐसी गुगली डाल के खिलवाएंगे तो अच्छे बैट्समैन बन पाएंगे क्या वो, है ना। तो उनको जितनी कठिन बॉल खिलाएंगे, जितनी स्पीड वाली बॉल खिलाएंगे, उतना ही तो अच्छा क्रिकेटर बनने की संभावना रहेगी। जितना नेट प्रैक्टिस में जितना कठिन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तो मैदान में क्या करेंगे। लेकिन बच्चा सोचता है कि सरल सरल क्वेश्चन सॉल्व करके काम चला लेंगे, तो हमें कठिन की तैयारी करनी है, सरल अपने आप निकल आएगा। आई ना बात समझ में। स्ट्रेटजी ये लेके चलनी है, लेकिन हमारी सोच, अब बाहर जाके पूछोगे, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दो बच्चे, है ना, 2-4 को छोड़ दो, तो बाकी थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाने लग जाओ तो उनको लगता है सर
आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे और जब पेपर दे के आएंगे बोले आउट ऑफ सिलेबस आया था। क्या नहीं रहा, तू नहीं बोली? ठीक है, कोई पढ़ी ही नहीं है। कितने दिन क्लास आई थी पढ़ना? अब जो भी बोली थी, अब कितने दिन क्लास आई थी उसको पूछना। प्रॉब्लम यही है। अब वही है ना कि आउट ऑफ सिलेबस उनके लिए जो पढ़ा नहीं है, जो पढ़ा है उनके लिए तो सिलेबस का पता चलेगा ना भाई। अब वो कब आ रहे जा रहे, 2 दिन आए, फिर 2 दिन बाद गायब हो गए, फिर 2 दिन बाद क्लास आ गए, तो उनके लिए आउट ऑफ सिलेबस ही रहेगा क्वेश्चन। तुम लोग ने देखा पेपर? ज्योग्राफी के तो 2-3 बच्चों टाइप क्वेश्चन आए थे, एनवायरनमेंट के 2 ही आए थे, जो ग्रीन हाउस गैस पूछा था शायद, एक आर्ट और कुछ और पूछा था, है ना। साइंस कुछ भी नहीं आया था, 2 ठो जबरदस्ती पूछ दिया MT1 वाला, जो मैंने इरिलेवेंट क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी तो CGS, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, सिलेबस ये जिसने पढ़ा होगा उसी का निकलेगा थोड़ा सा। तो वो पढ़ा हुआ क्वेश्चन लग रहे थे ना भाई। वो बात अलग है आपने गलत किया सही किया, वो तैयारी पे डिपेंड करेगा, लेकिन पढ़े हुए लग रहे थे, वही मेन आपका इंपॉर्टेंट है। वो सही गलत तब करोगे जब उसके हिसाब से। तो स्ट्रेटजी क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये दोनों में है। इंडियन हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री एंड कल्चर हो गया, ये भी दोनों के लिए पढ़ना ही। तो ये अभी जैसे प्रीलिम्स में कई सारे बच्चे पढ़ चुके हैं, इनको लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग फिर से दोबारा मेंस में। तो ये प्रीलिम्स की तैयारी फिर से क्या हो जाएगी, आपकी रिवीजन हो जाएगी और ज़्यादा और अच्छे से तैयारी हो जाएगी, है ना। तो दोनों तरीके से पढ़ना है, जैसे प्रीलिम्स कम मेंस बोल दो, इसी को मैं इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, प्री कम मेंस कम प्रीलिम्स। मेरी जो स्ट्रेटजी रहती है प्री, मेंस, फिर प्री। जब 3 बार तैयारी कर लोगे तो प्रीलिम्स भी निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा। जैसे अभी आप लोग पुराने बच्चे जुड़े हुए, प्रीलिम्स इन लोग ये सब टॉपिक पढ़ चुके, एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ चुके, थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी है कि नहीं, भारत का भूगोल इतना समझ जाओगे ना। भारत का संविधान, हिंदी वाले, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो ये समझने वाला टॉपिक है। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है आपका, जो है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे तब बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी की क्लास लगाई थी मैंने संडे, कुछ लोगों ने रेगुलर किया है, बाकी लोगों ने, ठीक है। बात अलग है, ठीक से दोबारा मेंस में पढ़वाएंगे हम तुम लोग को, लेकिन हमेशा होना चाहिए कि नॉलेज का, जब तक ज्ञान का भूखा नहीं होंगे ना आप लोग, तब तक कोई कंपटीशन के एग्जाम, है ना। अब संडे कितने संडे, 5-7 संडे चले होंगे, तो 7 संडे यदि तुम बर्बाद कर लोगे तो जीवन के बाकी संडे मिल जाएंगे। नहीं तो फिर प्राइवेट में रहोगे तो संडे भी काम करना पड़ेगा, है ना। गवर्नमेंट में कम से कम संडे काम तो नहीं करना पड़ता है, सभी छुट्टी रहती, लेकिन प्राइवेट में रहोगे तो संडे भी हो सकता है काम करना पड़े। तो बाकी संडे छुट्टी चाहिए, थोड़ा संडे भी 2, 4, 5, 7 आके पढ़ लेते तो नुकसान, लेकिन पढ़ने को तैयार ही नहीं। मैं तो पढ़वाने को तैयार, है ना। अब टीचर उस समय संडे ही अवेलेबल थे तो संडे ही करवाना पड़ा उनसे, है कि नहीं। कुछ टीचर है जो अच्छे टीचर है, लेकिन संडे अवेलेबल है। तो इंडियन अर्थव्यवस्था ये फिर से पढ़ेंगे मेंस में, अभी तो बेसिक जो पढ़ा है उसके अलावा। और क्या बच गया आपका, जो है इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट वाला पार्ट उतना मेंस में ज़्यादा है, प्रीलिम्स में कम है। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, है ना, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर, संस्कृति बोलते हैं, भारतीय इतिहास और संस्कृति। इंडियन इकोनॉमी हो गया, और क्या है आपका प्रीलिम्स में, और क्या है, हिस्ट्री तो हो गया ना ये वाला, इंडियन हिस्ट्री हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडियन ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स हो गया, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है करंट अफेयर्स। समाजशास्त्र प्रीलिम्स में थोड़ी पढ़ते हैं हम लोग, जनरल साइंस, लेकिन क्वेश्चन इसमें नहीं आते। मैंने कहा छोड़ भी दोगे तो नुकसान। 1 ठो क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल साइंस से, ठीक है। तो नहीं भी पढ़े होते तो काम, लेकिन मैंने अप्लाइड पढ़ाया था, लेकिन पेपर बनाने वाला गधा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कि वो क्या क्वेश्चन डालना है नहीं डालना है, उसको समझना चाहिए कि प्रशासक के लिए अप्लाइड जानना जरूरी है, न कि थ्योरी जानना जरूरी है। तो पेपर बनाने वाले गधे हैं तो उनका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उससे नुकसान आपको नहीं होना है। वो एक क्वेश्चन है सबके लिए, जो साइंस वाला रहा होगा उससे बन गया होगा, बाकी उनसे नहीं बना होगा तो भी नुकसान नहीं है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा है ये मेंस में पढ़ेंगे फिर, लेकिन लास्ट में पढ़ेंगे।
अब जो कुछ टॉपिक है जो सिर्फ मेंस में पढ़ना है हमें, तो उनको पहले खत्म करेंगे। जैसे जनरल हिंदी है ना, पहला टॉपिक हो गया सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, आ रही बस समझ में। दूसरा जैसे फिलॉसफी, अभी तक आपने सिर्फ नाम सुना होगा जीवन में, हाँ वो भी जनरल हिंदी है, लैंग्वेज वाले पूरे पेपर। तो जनरल हिंदी खत्म होगा, फिर जनरल इंग्लिश से स्टार्ट होगा, और फिर छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, ठीक है, सीजी लैंग्वेज। 3 भाषाएं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा सिलेबस डिफाइंड है, उतना ही पढ़ना है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, और उसी से क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी लाइन टू लाइन वही क्वेश्चन है जो सिलेबस में लिखा रहता है। तो वो चीज़ आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। सिलेबस में जो भी लिखा है, स्वर लिखा है तो स्वर के बारे में पूरा पता होना चाहिए, संधि लिखा है तो संधि के बारे में पूरा पता होना चाहिए। पूरा का मतलब सिलेबस के क्वेश्चन देख के समझ में आता है किस लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, आ रही ना बस समझ में। तो ये टॉपिक हम सिर्फ जो, अब ये टॉपिक जनरल हिंदी जो है आपके सीसेट में और व्यापम की एग्जाम दोगे तो उसमें काम आएगा। तो व्यापम की तैयारी अपने आप चलते रहती है, व्यापम के लिए अलग से तैयार करने की जरूरत, जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा है व्यापम की हर एग्जाम निकाल लेगा। बस मैथ्स और रीजनिंग बस आपको अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के, अब वो भी मेंस पढ़ोगे तो काउंट तैयार हो ही जाता है। तो दर्शन शास्त्र है ना, ये कभी आपने अभी नहीं पढ़ा है, फिलोसफी। तीसरा समाज शास्त्र है ना, तो ये पढ़ेंगे। चौथा लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, नहीं तीनों टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, तो ये पहले ख़त्म करूंगा, फिर ये आगे बस समझ में। तो ये टॉपिक आपके साथ साथ चलेंगे। फिर आपका है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है ना, बायोलॉजी भी है आपका, और मैथ्स और रीजनिंग भी है, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है। ये भी सब मेंस के लिए पढ़ना है। तो अभी मैंने यहाँ पे मैथ्स खत्म हो जाएगा, मैथ्स खत्म होगा तो वही रीजनिंग पढ़ाएंगे, उसी के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस वाला पोर्शन साथ साथ चलेगा। तो ये साइंस इतना पढ़ लोगे तो एक आध क्वेश्चन बच्चा वाला यहाँ पे आ भी गया तो वो प्रीलिम्स में भी कवर हो जाएगा आपका, जो है कि नहीं, क्योंकि साइंस इतना पढ़ना है। तो इसके बाद प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा क्या आपसे? इतना साइंस पढ़ने के बाद नहीं जाएगा आपका, जो है। इसलिए मीन्स एक बार पढ़ना, जो पढ़ लिया उसके लिए प्रीलिम्स फिर आसान हो गया। उसके बाद आपका पेपर 7 करके एक अलग से टॉपिक है आपका, पेपर 7 आ रही बात समझ में। तो वो पूरा का पूरा टॉपिक अलग से, जिसमें कुछ करंट अफेयर है, इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज है, कुछ लॉज है, ये पढ़ेंगे हम लोग, जो है। तो ये आपके टॉपिक्स चलते रहेंगे। और CGGS प्रीलिम्स में पढ़ाई है, मेंस में फिर से जो सिलेबस में डिफाइंड है वही चीज़ें लगभग है आपका, तो उसी को फिर से रिवीजन करके आंसर राइटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन जो आए तो CGGS में आंसर राइटिंग पे काम करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी लगभग पढ़ा वही है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार और क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और क्वेश्चंस दिखेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी फिर से रिवीजन हो जाएगा, तो प्रीलिम्स की तैयारी फिर से वहाँ पे साथ साथ चलेगी, है ना। एनवायरनमेंट ठीक ठाक बड़ा सिलेबस दिया एनवायरनमेंट का, ठीक है, अप्लाइड साइंस के साथ में जोड़ करके, तो वो पढ़ेंगे, तो फिर से प्रीलिम्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। इकोनॉमी फिर से मेंस में पढ़ोगे तो प्रीलिम्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी हमारी स्ट्रेटजी, एक होता है प्री कम मेंस, तो प्री वाले टॉपिक पढ़ लिया है आपने, तो मेंस वाले टॉपिक पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिर ये वाले टॉपिक फिर से आएंगे हम लोग, जो टॉपिक प्रीलिम्स में पढ़ना है, ताकि उधर फिर आपका प्रीलिम्स के लिए फिर से तैयारी और रिवीजन दोबारा हो जाए। आगे ना बस समझ में, तो फिर ये वाले टॉपिक आ जाएंगे। तो इस तरीके से चलोगे तो आपका ये, अभी आपका जैसे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कब, मार्च, मान लो 1 मार्च कल से स्टार्ट हो जाएगा सिलेबस वैसे, तो फरवरी 20 फरवरी से, तो अगले दिसंबर लास्ट तक आपका फिर से पूरा एक राउंड है ना, मेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और प्रीलिम्स के भी लगभग जनवरी लास्ट तक फिर से क्या हो जाएंगे आपके, कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। 3 से 4 घंटे क्लास रहेगी, 4 घंटे 5 घंटे भी हो सकते हैं, आई ना बस समझ में। तो अगली बार जब फरवरी में एग्ज़ाम दोगे, आपके पास तो टाइम है अभी, तो उसको फिर से बाद में रिवीजन में बैठ जाना भाई, जितना कुछ बच जाते हैं तो उसके बाद भी होंगे। AC भी लिखना है आपको, AC की प्रैक्टिस भी करनी है, तो टाइम देना पड़ेगा। तो एक मान लिया कि मैं अगले फरवरी तक, 1 साल में आपका एक बार सिलेबस हो गया, कुछ कल अगले साल देना होगा बच्चों, कुछ 1 साल बाद देना होगा, तो आपके पास रिवीजन का 2 बार तिबारा टाइम मिल गया, है ना। उसमें आप जितना लिख सको, जितना और याद कर सको, पढ़ सको, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्या हो जाएगा। लेकिन भैया रेगुलर लगे रहोगे तो, है ना, क्लास रेगुलर करोगे,
कोई ब्रेकअप नहीं होगा इधर उधर आपके जो है तब। आ रही ना बस समझ में? तो थोड़ा सा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है जो पढ़ाया गया उसके लिए। तो इस तरीके से आपको करना है। एसे का पेपर जो होता है आपका, पेपर सेकंड में एसे आता है, तो निबंध कैसे लिखोगे? तो निबंध एक दिन में नहीं लिखना सीखता है। पहले निबंध लिखने के लिए आपके पास क्या चाहिए? कंटेंट, समझ चाहिए। तो जब इतना सिलेबस पढ़ लोगे तो उसी में से एक निबंध आता है जो राष्ट्रीय समस्याओं से संबंधित होता है, और एक आता है आपका जो है छत्तीसगढ़, नहीं, एक छत्तीसगढ़ की समस्या से संबंधित होता है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में क्या क्या समस्याएं हैं। तो पहले जब सिलेबस पढ़ लोगे उसके बाद फिर ऐसे कैसे लिखना है, उसकी बस आए हुए जितने ऐसे हुए उन टॉपिक्स को लिख भी डालोगे तो आपका अगला क्वेश्चन 2-4 एक्सपेक्टेड निकालेंगे, है ना। कुछ आए हुए को पहले लिख लो, 10 साल मत जाओ, 5 साल के कवर कर लो, काफ़ी है। तो 5 साल के ऐसे लिख लोगे, 5 साल का ऐसे लिख लोगे, और कुछ एक्सपेक्टेड निकाल करके और क्या आ सकते हैं उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे का पेपर भी आपका क्या होगा। लेकिन ऐसे तभी लिख पाओगे जब पहले पूरा सब चीज़ का नॉलेज होगा, हिस्ट्री पता होगी, ज्योग्राफी पता होगी, कॉन्स्टिट्यूशन पता होगा, और वो भी अच्छे से याद होगा तब, है ना। ऊपर ऊपर सिर्फ 4 ऑप्शन आएगा, कितने फंडामेंटल राइट्स है, ऑप्शन देखेंगे तो याद आ जाएगा। ऐसे सोच के पढ़ोगे तो काम, है ना, याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार की परिभाषा अच्छे से याद होनी चाहिए। मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 है कि नहीं। 6 की एकदम टिक 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 लाइन याद होना चाहिए कि पहला आपका जो है कौन सा अधिकार है, पहला आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, फिर राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी में और क्या क्या है ना। आर्टिकल 12 कौन सा है, आर्टिकल 13 कौन सा है, आर्टिकल 14 कौन सा है, एकदम टिक 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 दिमाग में आना चाहिए, तब मान के चलने की तैयारी अच्छी हुई है। तो एक बार में नहीं आएगा, एक बार में हमने सिलेबस ख़त्म किया है। इसलिए मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि दोबारा कम से कम क्लास में एक बार और सुन लो तो नुकसान नहीं करेगा। दोबारा की ज़रूरत नहीं पड़ती यदि आप सीरियस है तो, ठीक है। लेकिन दोबारा में लगेगा हम वही पढ़ा रहे हैं, लेकिन वही पढ़ा रहे जब किसी भी गाने को 3 बार सुनो, 2-3 बार 4 बार सुनोगे तो गाना याद होता है? बिना एफर्ट्स के याद होता है कि नहीं होता है? लेकिन एक ही बार सुन के गाना भी याद नहीं होता है, तो एक ही बार सुन के सिलेबस कैसे, इतना सारा क्वेश्चन और इतना सारा सिलेबस कैसे याद होगा? तो इसका एकमात्र रास्ता क्या है? खुद से बार बार प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। लेकिन खुद से बार बार रिवीजन करने बैठे तो लगता है कि ये तो यार याद है, पढ़ लिया है, बार बार पढ़ने में बोर लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 2 बार कम से कम सुन लो क्लास में बैठ करके, तो इससे क्या फ़ायदा हो। लेकिन सब बच्चे एक बार में ज्ञानी बन जाते हैं, कई लोग तो आधा अधूरा पढ़ के ज्ञानी बन के चले जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना भाई? ये पिछले 17 सालों से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चा मेरी चीज़ों को फॉलो किया वो आज तक वही बन के गया है। पढ़ते हज़ारों है लेकिन बनता वही है जो थोड़ा सा हमारी चीज़ों पर विश्वास करके फॉलो किया है ना। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर की बातों को अच्छे से फॉलो करेंगे तो बीमारी जल्दी ठीक होने की संभावना बनी रहती है। कई लोग को डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता है, आता नहीं है डॉक्टर, अभी 2 दिन दवाई खाए नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास चले गए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। तो पहले किसी पे पर्टिकुलर जाओ, है ना, 1-2 बार 3 बार, तब लगे कि हाँ कुछ गड़बड़ है इस डॉक्टर में, या फिर उसकी चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ये भी देखना पड़ता है। अब उसने मना की मिर्च मसाला खाने से और तुम दवाई भी खा रहे हो, मिर्च मसाला को छोड़ नहीं पा रहे हो, और फिर दोस्त किस पे लगा रहे हो कि डॉक्टर पे कि दवाई ठीक नहीं लिखा है। तो परहेज जो बताया है उसको भी तो करना पड़ेगा ना भाई। तो हम भी जो बोल रहे हैं पढ़ाने के साथ साथ ये भी बोलते हैं कि घर जाके 3 घंटे 4 घंटे यहाँ क्लास हो रही है तो घर जाके 3-4 घंटे उसको डेली रिवीजन करो। कितने लोग करके आते हैं? आज पढ़ाते कल पूछो तो, ठीक है, कितने लोग को याद होता है? नहीं होता। इसका मतलब रिवीजन ठीक से नहीं हुआ, क्योंकि आज का काम आज नहीं करोगे फिर बर्डन बढ़ते जाएगा ना। आज का कल याद नहीं, फिर कल और पढ़ाएंगे, फिर बढ़ गया ज़्यादा आपका। तो बच्चे सोचते हैं कॉपी भर ले एक साथ बाद में पढ़ लेंगे। यहाँ पे 90% बच्चे तैयारी कैसे करते हैं? कॉपी भरने आते हैं, प्रिंटेड नोट्स मिल जाए, उनको लगता है कि अब ये मिल गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, और सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे, और बाद में कभी जब बाद में पढ़ने बैठेंगे तो लगता है कुछ पता ही नहीं है। फिर सोचते यार बहुत कठिन है, हमारे बस की बात नहीं है, और फिर या तो हमको दोष देंगे या फिर तैयारी करना छोड़ देते।
कि तैयारी बहुत मेहनत की, लेकिन बहुत इतना आसान टफ नहीं है पेपर, मतलब CGPSC IAS भी क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं, बस आपको थोड़ा सा एक तो थोड़ा बहुत पढ़ने का मेहनत करने की आदत होनी चाहिए, थोड़ा सा समझ होनी चाहिए, उतना IQ तो चाहिए, उतना नहीं तो फिर प्रॉब्लम है, लेकिन नॉलेज कहीं नुकसान नहीं करते, इसलिए एक बार हमेशा तैयारी कर ही लेनी चाहिए। तो और ठीक से तैयारी की तो सिलेक्शन होना ही होना है, थोड़ा टाइम लगता है, टाइम दे के पढ़ना ही पड़ेगा, तो 1.5 से 2 साल, मतलब कहने का मतलब है कि जब तक आप 2 साल जम के तैयारी नहीं करोगे, सिलेक्शन की संभावना ना 2 साल में परफेक्ट तैयारी हो जाती है। आ रही बात समझ में? क्योंकि एक बार में सिलेबस खत्म हो गया, फिर टेस्ट देते रहो, टेस्ट से नहीं भागना, जितना टेस्ट दोगे उतना ही, जितना नेट प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो विराट कोहली यूं ही विराट कोहली नहीं बनता, सुबह 4 बजे उठता है वो, है ना, 4 बजे उठ करके मेहनत करता है, तब जाके विराट कोहली है ना। तो सिलेक्शन जो लेते हैं बच्चे ऐसे नहीं होते, वो भी विराट कोहली होते जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो भी मेहनत करते हैं, रेगुलर क्लास किए होंगे, फिर रेगुलर मेहनत करेंगे, डेडिकेट होकर के, तब जा करके सिलेक्शन होता है। कोचिंग तो हम लोग सिर्फ एक माध्यम है ना, विराट कोहली का भी कोच होगा, है कि नहीं, तो कोच का काम सिर्फ उसकी कमियों को बताना, ऐसी बॉल आएगी तो कैसे क्या ध्यान रखना है ये बताना, हमारा काम भी वही है कि ये सिलेबस CGPSC ने दिया हुआ है, इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है, उसको हम समझा देंगे, इतना पढ़ लोगे, इतना याद करना है, उसमें से 80, 90, 95% क्वेश्चन आ ही जाएंगे। अब उसको आपने कैसे हैंडल किया वो तो किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारी खुद की मेहनत पे डिपेंड करेगा। आई ना बस समझ में? कोई भी आपको जाके हाथ लिख करके तो बैठा लेंगे नहीं, हम लोग लिखवाएंगे तो ही नहीं, खुद ही लिखना है जाके एग्जाम, तो वो उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए रेगुलरिटी ज़रूरी है, इसलिए सिलेक्शन के लिए हम लोग 3 वर्ड यूज करते हैं, किसी भी फील्ड में सफल होना है तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। मेहनत तो है ही है, मेहनत तो करना ही है, वो तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इस मेहनत में होना चाहिए एक परसिवरेंस, परसिवरेंस को हिंदी में कहते हैं दृढ़ता या लगन। सबसे पहला क्या है आपका, लगन होनी चाहिए, लगन होगा तभी आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे ना, यदि लगन नहीं है तो लगन तब होगा जब अपने मन से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग, लगन तब होगा जब आपको पढ़ना अच्छा लगता हो, जिसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो फिर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 8-10 घंटे चेयर पे बैठने की हिम्मत नहीं है तो फिर उनके लिए प्रिपरेशन करने का मतलब उद्देश्य नहीं है ना, 8 से 10 3-4 घंटे यहाँ बैठ लो, 3-4 घंटे घर में बैठने की आदत टेबल चेयर पे होना चाहिए। अब कई लोग तो ऐसा है कि बस 15 मिनट बैठेंगे, फिर उठेंगे, मोबाइल उठाएंगे, फिर 15 मिनट बैठेंगे, ऐसे भी काम नहीं चलना है। जब पढ़ाई करने बैठे तो कम से कम मोबाइल आपका साइलेंट में डाल दो या बंद कर दो, कुछ गूगल देखना, भले उस समय चालू कर लो, कुछ यदि कहीं अटक गए गूगल की ज़रूरत है, उसको गूगल देखो ये अच्छा क्या, फिर नोट करो, फिर बंद करके चुपचाप रख दो। लेकिन ऐसे कितने लोग करते हैं आप लोग में अभी, बताओ रोशन बाबू? नहीं करते ना, फिर तो पढ़ने बैठे हो, अचानक से टू बजा इधर, दिमाग हो गया उधर, देखो भाई किसका मैसेज आया है, क्या आया है स्पेशल, तो फिर कंसंट्रेशन हमारा, तो बहुत सारी चीज़ खुद को डिसिप्लिन करना पड़ता है, खुद को क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन करना पड़ता है। जब तक बड़ा लक्ष्य, बड़ा के छोटा भी हो तो डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो काम नहीं चलेगा, है कि नहीं, कभी आया कभी नहीं आया तो फिर वो लाइफ में कभी कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाओगे। तो परसिवरेंस का मतलब लगन होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि आप क्या जो है परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब उस काम में निरंतरता होनी चाहिए, उस काम में क्या होनी चाहिए, तो सिविल सर्वेंट बनने के लिए ज़रूरी है कि परसिस्टेंसी हो, निरंतरता हो। तो पता चला कि 5-6 महीने तैयारी किए, फिर लगता है कि नहीं यार कुछ और कर लूँ, बैंकिंग करने चले गए, फिर किसी ने और कुछ कहा कि एग्रीकल्चर बीएड कर ले, बीएड करने चले गए, किसी ने कहा कि ये कर ले, उधर करने चले गए, तो कभी यहाँ गड्ढा खोदा, कभी यहाँ गड्ढा कब खोदा, वहाँ गड्ढा खोदा, तो पानी कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही जगह खोदते रहे, थोड़ा टाइम लग सकता है, डिपेंड करेगा कितनी मेहनत से खोद रहे और कहाँ पे कितनी गहराई पे पानी है, लेकिन मिलने की संभावना ज़्यादा होगी, है कि नहीं। लेकिन गड्ढे चेंज करते गए तो कम से कम एक जगह पे पूरा फोकस करके एनर्जी लगाओ कुछ दिनों तक, है कि नहीं। उसी रास्ते में जितनी चीज़ें मिल रही है उसको लेके चलो, है ना। यहाँ से रायपुर निकलोगे,
हाईवे में, तो उस हाईवे में जो भी चीज़ें हैं उसको आप उसको कैरी कर सकते हो, डिफरेंट नहीं जाने से। आप तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा साइड में टाइम निकाल के बीएड कर रहे हो तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, वो भी पढ़ाई का ही काम है कि नहीं, ज़्यादा उसमें आप कहाँ। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं जॉब ज्वाइन कर लिए तो फिर मुश्किल हो जाता है। हाँ ठीक है, किसी को इमरजेंसी हो सकती है कि घर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो वो भी करने वाले करके मैनेज करे, हार नहीं मानना है, एक अलग बात है। ज़रूरत है तो करो, लेकिन कई लोग ज़रूरतें अपनी बढ़ा लिए, घर वाले जितना देर उससे खर्चा नहीं चल रहा है और फालतू खर्चे बढ़ा ले, उसके लिए फिर कर रहे जॉब, तो फिर गलत है ना। तो आप थोड़ा सा एक साइड में बीएड कर लो, पीजी कर लो, करते रहो, ताकि एक रास्ता इस एग्ज़ाम के साथ निकलते रहे, क्योंकि ये कंपटीशन है, हर साल 200 वैकेंसी आनी, 200 लोग का सिलेक्शन होना है ना। आपका नाम आ भी सकता है ना, पूरी मेहनत जी जान लगा के करो, लेकिन आ भी नहीं सकता की संभावना यहाँ पे हमेशा बनी रहेगी। तो एक रास्ता साथ में लेके, और व्यापम की जितने एग्जाम्स है वो भी आपको देते रहना है, कहीं ना कहीं नौकरी लग जाए तो कोई बुराई नहीं, बाद में भले छोड़ दो। और तीसरा है पैसेंस, उसके लिए कहा जाता है धैर्य। आ रही बात समझ में? धैर्य का होना जरूरी है, इसलिए कहा गया कि पैसेंस गिव्स मोर देन यू डिजर्व, पैसेंस गिव्स मोर देन यू डिजर्व। धैर्य जो है, जो हम डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा देता है, समझ गए? धैर्य नहीं है तो फिर इस फील्ड में भी आपका है ना, धैर्य हर क्षेत्र में चाहिए। किसान है ना, कबीर दास का दुआ है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। कि हर काम धीरे धीरे ही होता है, अचानक से नहीं होता है। माली जो है 100 घड़ा सींचता है, लेकिन फल तभी मिलता है जब कोई पर्टिकुलर सीजन आता है उस फल का। आई ना बस समझ में? तो इसीलिए पैसेंस का होना। कबीरदास जैसे संत का मतलब होता है कि वो बहुत बड़े संत थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो दुनियादारी इतना अच्छा ज्ञान देगा जो हमारे आज के पढ़े लिखे गधे भी नहीं दे पाते हैं। ठीक है, जिनको लगता है ना शास्त्रों का ज्ञान है, वो सब कबीर के सामने भी खड़े हो जाते तो टाइम फीस है। भले कितना चिल्लाए मुझे वेद आता है, वो आता है, उपनिषद आता है, गीता आता है, लेकिन कबीर कुछ भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने सीधा परमात्मा से ज्ञान प्राप्त किया था, है ना। उनके दोहे पढ़ोगे तो आज प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो पूरी तरह से यूज होते। वो हमारी शिक्षा पद्धति की कमजोरी है कि हमको दोहे को रटवाया जाता है, उसका मतलब और उसका जीवन वो उपयोग समझाया नहीं जाता है ना। ये हमने बचपन में कहीं पढ़ा होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए तब फल होए। लेकिन हम आज तक हर चीज़ हड़बड़ी में चाहते हैं, जल्दी हर चीज़ मिल जाए, जल्दी नौकरी मिल जाए, जल्दी सब कुछ मिल जाए, और जल्दी के चक्कर में कुछ नहीं मिलता है, एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। हड़बड़ी में गाड़ी चलाओगे तो है ना, थोड़ा स्लो चलाओ, आराम से चलाओ, लेकिन मंजिल थोड़ा देर से मिल तो जाएगी नहीं। तो इसीलिए और मेहनत करना ज़रूरी है। मंजिल मतलब फिर से वही कि कुछ लोग घबरा के रुक जाते पहले से, तो इसलिए वो भी कहा गया कि भटके हुए तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, देर ही सही मंजिल मिलेगी ही, यदि आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है तो। बस थोड़ा सा टाइम दे करके काम करना है। आई ना बस समझ में? तो ये 3 चीज़ें इस फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी तो मेहनत तो करना ही है, इसका कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आज की डेट में सिलेक्शंस के लिए जैसे हम लोग कहते हैं आईक्यू, है ना। आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, है ना, बुद्धिमत्ता लब्धि कहा जाता है हिंदी में। तो ये तो बुद्धिमत्ता है, मतलब हमारे पे बुद्धि कितनी है। तो पहले माना जाता था कि सिर्फ बुद्धि है तो ठीक है, तो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। लेकिन ये देखा गया कि कई लोग का आईक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन जीवन में सक्सेस नहीं हो पाए उतना। तो फिर बाद में एक और कॉन्सेप्ट निकाला गया, ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस, ना। सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है? तो ये थोड़ा बहुत ये तो होना ज़रूरी है ही है, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये हमारे कुछ जेनेटिक्स आए हुए हैं माँ बाप के थ्रू, और कुछ आपके इस पर्यावरण में जहाँ पे आप पल बढ़े हैं
वहाँ से मिला हुआ है ना। एलन मस्क यदि बस्तर में पैदा होता तो आज एलन मस्क नहीं होता, मतलब संभावना उतनी नहीं होती जितना कि वो आज सक्सेसफुल है कि नहीं। भले ठीक है दिमाग है तो डेफिनेटली बस्तर में अन्य की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा ही ठीक ठाक अच्छा करता, लेकिन एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट भी पड़ता है साइकोलॉजी में दोनों का। जैसे मैं जो हूँ आज, यदि मुझे बचपन से यदि गांव एकदम अक्खड़ गांव में नहीं पला बड़ा होता तो मैं आज और कहीं और होता है ना। मेरे बस एक ही था कि कुछ बड़ा करना है, बचपन में कीड़ा डाल दिए थे कलेक्टर बनना है, बस उतना से दिमाग में घूम रहा था, तो उसके कारण से IAS की तैयारी स्टार्ट की मैंने। लेकिन उस माहौल में पला बड़ा नहीं है ना। ऐसे टीचर से मैंने पढ़ा है, मैथ्स के टीचर ऐसा था कि खुद को घटाना नहीं आता था उसको 9000 माइनस 3 4 7 5 स्टेप से कुछ भी माइनस करने थे उसको नहीं आता था। जब मेरे प्राइमरी टीचर की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे गांव में मेरे को पढ़ाए हुए, उसको खुद स्टेप से उसको दे दो तो नहीं आता था। ठीक है, वो तो किस्मत थी कि मेरे पापा टीचर थे खुद, तो 10वीं तक उन्होंने खुद से मुझे पढ़ाया। तो थोड़ा बहुत आज जो हूँ, तो ऐसे टीचर से पढ़ने के बाद मेरा क्या हाल होता राजस्थान में एक टीचर का सिलेक्शन हुआ, माइनस में नंबर आए थे, और वो टीचर, अब रिजर्वेशन का एक नुकसान है ना। रिजर्वेशन गलत नहीं है, रिजर्वेशन सही है, लेकिन उसको सुधार की ज़रूरत है कि कम से कम क्राइटेरिया तो चाहिए भाई। रिजर्वेशन तक ठीक है, लेकिन कम से कम 30% 40% नंबर लाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये रखना जरूरी। अब 0 नंबर लाके मैथ्स में लाके उसी का मैथ्स का टीचर बन रहे तो बेचारे बच्चों का भविष्य क्या होगा सोचो। तो ये ऐसा राजस्थान में एक केस हुआ था, ठीक है, ऐसे पेपर में भी आया था। तो कहने का मतलब ये है कि मैं भी आज अपनी नज़र में सक्सेसफुल हूँ, बाकी की नज़र का मुझे नहीं पता, ठीक है, कि मैं अपनी नज़र में आज सक्सेसफुल हूँ अपनी नज़र में, क्योंकि सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। सक्सेस आपके हिसाब से है ना, कि आप लाइफ में कोई आईएएस बनना मेरा सपना था लेकिन नहीं बना, इसका मतलब नहीं मैं सक्सेस हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो अपने लेवल पढ़ाने में मज़ा आता है, पढ़ने में मज़ा आता है और आत्मसंतुष्टि मिलती है, यही मेरे लिए क्या है। बाकी दाल रोटी भगवान के दया से ठीक है, आराम से चल रही है अच्छे से। बाकी इच्छाएं तो अनंत है कि नो कभी ख़त्म। हाँ, लेकिन दाल रोटी कपड़ा अच्छे से मिल रहा है तो मान के चलो जीवन अच्छा चल रहा है, बाकी तो उसकी सीमाएं नहीं, अनंत है आपकी, जो समझ रहे ना भाई। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है, और ये इस पर आपका कोई रोल नहीं है। ये आपका एक तो जेनेटिक्स मिला होगा माँ बाप से, पेरेंट्स से, डीएनए के थ्रू, है ना, आपका जो है। और दूसरा, जिस एनवायरनमेंट में आप पले बढ़े, है ना, गांव में, शहर में, किसी को, जैसे मेरा बेटा ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है, किस्मत। अब जो बस्तर का बच्चा है वो हो सकता है मेरे बेटे के बराबर ही उसका दिमाग हो, लेकिन बस्तर में पल बढ़ रहा होगा, तो डेफिनेटली दोनों के आईक्यू तो बराबर है, लेकिन सफलता में कहने के अंतर आ सकता है कि नहीं। लेकिन बाकी जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जैसे उदाहरण भी हमारे पास है, जो अभाव में पले बढ़े लेकिन वहाँ तक पहुँचे। तो अभाव एक बाधा बन सकती है, वो आपके विजन पे डिपेंड करेगा, मेहनत और डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करेगा। यदि 3 चीज़ें आपके पास है तो आपके पास अभाव होने के बावजूद भी आप क्या कर पाएंगे, लाइफ में सफल हो जाएंगे। अरे बस, क्योंकि इन पर आपका जोर ही नहीं है तो इस पर सोचने का मतलब ही नहीं है, ये तो भगवान ने जितना दे दिया तुमको। हाँ, इसके बाद फिर आगे की चीज़ें तुम्हारे पर है, मेहनत कितना करते हो। यदि इनके में आईक्यू थोड़ा सा ज़्यादा है, आप में थोड़ा कम है, तो आपको इनसे ज़्यादा थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2 घंटे में जिस चीज़ को याद कर पा रही है, आपको उसके लिए 3 घंटे देने पड़ेंगे, समझ रहे हो ना भाई चीज़ें। तो डेफिनेटली फिर मेहनत आपके हाथ में। लग रहा है कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, मेरे में थोड़ा सा दिमाग, ठीक है, भगवान ने दिया, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम। ये अंतर दिया हुआ है कि सबका माइंड का लेवल, आईक्यू का लेवल, सबका इंटरेस्ट, मैंने फिर से कहा इस फील्ड में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। आईक्यू है ना, किसी को मैनेजमेंट अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग अच्छी लगती है, किसी को पढ़ना अच्छा लग रहा है। इस फील्ड में तभी आना जब पढ़ाई करना, इस फील्ड में तभी आना है जब आपको पढ़ाई करना अच्छा लगता हो, पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करने, ज्ञान की भूख हो, मुझे नई नई चीज़ों को पढ़ना है, जानना है, समझना है। ये जब तक भूख नहीं होगी तब तक आप सिविल सर्विसेज के फील्ड में सफल नहीं हो सकते। अरे बस समझ में, क्योंकि हमें हर चीज़ पढ़ना है, आप हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, वर्ल्ड पढ़ना है, पूरा का पूरा करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो जब तक वो ज्ञान प्राप्त करने की भूख नहीं होगी अलग अलग क्षेत्रों से, आपका काम नहीं होगा। आ रही ना बस समझ में। तो यहाँ पे ये है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है EI, इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, समझ गए? तो इसका मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता मतलब इसमें बुद्धि तो इसमें भी आ गई थोड़ी बहुत, लेकिन भावनात्मक जुड़ गया, मतलब कि वह क्षमता जिसमें हम खुद की भावनाओं पे नियंत्रण रखें और दूसरों की भावनाओं को भी क्या करें, समझ सके। इंटेलिजेंस, जैसे आप तैयारी करने स्टार्ट किए लेकिन आपका मन बड़ा विचलित हो रहा है। विचलित का मतलब पढ़ने में नहीं लग रहा है, हर थोड़े किसी ने कुछ, घर वाले थोड़ा सा कुछ बोल दिए, आप डिस्टर्ब होकर के बैठ गए, पढ़ाई गई काम से। किसी फ्रेंड ने आके कुछ या कुछ ऐसा मैसेज आ गया, डिस्टर्ब होकर बैठ गए, पढ़ाई गई काम से। आई ना बात समझ में? तो ऐसी स्थिति में आप सफल हो पाएंगे क्या? तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब ये होता है कि खुद की भावना और दूसरों की भावना उसको समझना, अपनी और दोनों की भावनाओं को, प्लस उसको नियंत्रित नियमित करने की क्षमता। नियंत्रित एवं नियमित करने की क्षमता। आ रही बात समझ में? नियंत्रित एवं नियमित करने की क्षमता। दूसरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? घर वाले मम्मी पापा भाई बहन जैसे हो तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है? बोलेंगे बड़ी पढ़ने आई, बड़ी एसडीएम बनने चली या आईएएस बनने चली, ऐसे टोकने टाकने वाले आसपास पड़ोसी भी मिल जाएंगे, लेकिन उनसे डिस्टर्ब नहीं होना है कि नहीं? राइट। और फिर खुद की भावनाओं पे नियंत्रण, कुछ थोड़ा बहुत रोज कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाएगी कि थोड़ा देर के लिए आप डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उससे डिस्टर्ब, उसको कैसे सॉल्यूशन निकाले, कोप अप करे, उसको सोचना है ना? अब फ्लैट में रह रहे हो, अब कोई स्टूडेंट बाजू में है, बीच में आके डिस्टर्ब कर दिया किसी कारण से, अब तुरंत डिस्टर्ब होकर बैठ गए, उससे लड़ने झगड़ने लग गए, तो हर बात पे रिएक्ट करने लग गए, तो फिर आप पढ़ाई कर पाओगे क्या? तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है ना? कुछ ज़्यादा हो गया तो फिर उसको प्रैक्टिकली बात करके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है, नहीं कि जाके उससे सीधा लड़ गए, दिख नहीं रहे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर डीजे बजा रहे हो, गाना बजा रहे हो। तो प्यार से बात करो ना, प्यार में जो ताकत है वो दूसरी चीज़ों में नहीं है। सिकंदर ने तो युद्ध, क्या बोलते हैं, हिंसा के माध्यम से पूरे वर्ल्ड को सपना लिए चला था। सिकंदर को याद करता है क्या? हम महात्मा बुद्ध को याद करते हैं। बुद्ध ने प्यार का संदेश दिया कि कैसे आपके जो जीवन को अच्छे से जिया जाए। तो 5000 साल 2000 साल बाद भी बुद्ध जिंदा है। सिकंदर क्या चाहता है? युद्ध के माध्यम से पूरे विश्व पे सत्ता फैलाना चाहता था। कोई याद करता है क्या? खुद ही लास्ट में बोल के गया, है ना? सिकंदर के बारे में कहानी है कि जब मरा तो मरने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता था, तो इतने ज़्यादा उसको घायल हो चुका था कि डॉक्टर ने कहा कि, और उसकी माँ जो कहीं और थी, पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहाँ तक हम जिंदा ले जा सके। जितने भी उसके राजवैद्य थे, सब वैद्य सब लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? मना कर दिया कि आप पॉसिबल नहीं कि हम वहाँ तक आप जिंदा रह सको। फिर उसने कहा कि जीवन भर मैंने विश्व विजेता बनने की कोशिश की और लास्ट में फाइनली अपनी माँ से भी नहीं मिल पा रहा हूँ, तो इसलिए उसने कहा था कि जब मैं मरूँ तो मेरा हाथ, जब लास्ट अर्थी निकाली जाए तो हाथ लटका के रखे, ताकि लोगों को पता चले कि सिकंदर खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है ना? बस समझ में? तो हमें डेफिनेटली यदि कोई आपको परेशान कर रहा है तो हर बात में जाके उससे लड़ने लग गए, तुरंत रिएक्ट कर दिए। ये ऐसे हमारा, हमको नहीं सिखाया जाता है, लेकिन ये सीखना, जो ये सब कर पाते वही सक्सेसफुल है। राहुल गांधी में भले वो कितना कुछ भी नेता हो, लेकिन उसको सहने की क्षमता उसकी कितनी होगी? सोचो कि सुबह उठता होगा, न्यूज़पेपर में उसके बारे में कहीं लल्लू लिखा है, कहीं पप्पू लिखा है ठीक है, कहीं आलू डाल के सोना निकालने वाला लिखा हुआ है ना? ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे,
और तुम्हारे बारे में रोज ऐसे खुद सुबह उठते ही देखने को मिले और दिन भर सुनने को मिले तो आप क्या हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इतना आसान नहीं होता फेमस होकर के उसको, ठीक है। अब उसमें देखो, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, विरासत में मिली है, तो उसके कारण से वो, और इसके कारण पूरा कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर किसी में हर चीज़ की क्षमता नहीं होती है ना। अब जैसे मुझे चुनाव लड़ा, मैं किसी के पास हाथ जोड़ करके भीख मांग, काम अच्छे से कर दूंगा, ईमानदारी से करूंगा, लेकिन हाथ पर जोड़ करके, ठीक है, भीख मांग के काम मेरे से नहीं होना है, मैं जानता हूँ अच्छे से। मैं चुनाव में एक बार खड़ा था लाइफ में, कॉलेज में किसी पोस्ट के लिए खड़े करवा दिए थे मेरे को। अब मुझे सबके पास जाके बच्चों हाथ, मैं वही करने वाला, भाई मेरे से नहीं होने वाला, जिसको देना है दे देना, ठीक है, ऐसा हूँ, ऐसा इंसान हूँ। लास्ट में एक वोट से हार गया था, एक लड़की थी जो मेरे को पसंद नहीं करती थी, वो किसी और को दे दी ठीक है तो एक वोट से हार गया था समझ गए ना भाई। तो हर किसी, अब राहुल गांधी में क्या है कि देखो, हम जो बच्चे हैं, आप दोनों पेरेंट्स से कुछ ना कुछ सीखते हो, है ना। पुरुषवादी समाज है, थोड़ा सा हम पापा से ज़्यादा सीखते हैं। राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम क्या रही कि जो छोटे थे तभी उनके पापा इस दुनिया से चले गए, तो वास्तव में जो पॉलिटिक्स सीखना चाहिए वो सीख नहीं पाए। किताबों से आप देख करके ज़्यादा सीखता है। इंदिरा गांधी बहुत अच्छी लीडर क्यों बनी, क्योंकि बचपन से नेहरू जी, उनके पापा थे, उनके साथ बचपन से उनके साथ नेहरू जी अपने साथ ले जाते थे, उनको रखते थे, तो बचपन से वो पॉलिटिक्स पूरा इंटरनेशनल नेशनल पूरा देखी समझी सोची, तो वो एक अच्छी लीडर बन के सामने आई। इसमें राहुल गांधी कोई गलती नहीं है, जेनेटिक्स तो जो मिलना था मिल गया होगा, लेकिन जो एनवायरनमेंट मिलना चाहिए था पॉलिटिक्स की चीज़ों को सीखने के लिए, वो उनको नहीं मिला, इसलिए वो अच्छे लीडर आज की डेट में नहीं बन पाए। मोदी में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। मोदी जी सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि ईआई उनका बहुत ज़्यादा है, वो लोगों की भावनाओं को तुरंत समझ जाते हैं कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है ना। और उसके साथ में फिर अमित शाह, वो आज के चाणक्य रणनीतिज्ञ, समझ गए ना भाई। इसलिए मोदी जी लोगों के दिल में जल्दी बैठ जाते हैं। उनको पता था कि हमारा पूरा हिंदू बहुल देश है, तो हिंदू को एक कर देंगे तो आगे कई सालों तक उसका पका पकाया खाएंगे। और ये गधे कांग्रेस और बाकी अदर पार्टियों को इतनी समझ नहीं है कि 80% पॉपुलेशन हमारी हिंदू की है, और हिंदू के खिलाफ बोल करके तुम चुनाव कहाँ तक जीतोगे, कब तक जीतोगे। इतनी सी समझ तो हर किसी के पास होनी चाहिए, समझ रहे हो ना भाई। तो बाकी जो कांग्रेस और बाकी की नहीं है, क्यों डूब रही है भैया। कुछ चीज़ें सिर्फ बीजेपी बोल रही इसलिए उसका विरोध मत करो, कि कुछ चीज़ें सही है तो सही है। यदि हमारी सेना जाके किसी को सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है, अच्छा काम करे, तो उसका तारीफ करने में क्या बुराई है। लेकिन दूसरी गवर्नमेंट ने कि हम सिर्फ बुराई करने के लिए बुराई करते। दुनिया में सबसे आसान काम किसी की दूसरे की कमी निकालना, बुराई करना, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस होना है तो इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब आपकी भावनाओं पे नियंत्रण होना जरूरी है। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेडिटेशन वगैरह, उसके लिए प्रैक्टिस में लाने पड़ेंगे। डेली 1 घंटा कम से कम अपने लिए सुबह फिजिकल एक्सरसाइज प्लस मेंटल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ताकि चीज़ों को, क्योंकि बाहर की परिस्थितियाँ चेंज नहीं होंगी, ये आपका मन है, ये परिस्थितियाँ हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है ना। सुबह उठे, पड़ोसी ने कचरा तुम्हारे घर के सामने फेंका हुआ है, क्या कर लोगे। 2 ही रास्ते, या तो उससे जाकर लड़ाई करके अपना मूड खराब करो, या चुपचाप कचरा उठा के डस्टबिन में डाल दो। तो मुझे समझदार व्यक्ति तो उठा के चुपचाप डाल देता है, ठीक है। और दूसरे 2 लोग को देखता हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, मेरे घर के सामने कचरा जाके लड़ लिए 2-3 घंटा दिन भर, समझ गया ना भाई। तो परिस्थितियाँ हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। घर से निकले, कौन कहा क्या, कोई ठोक देगा तुम्हारी स्कूटी को, फिर लड़के बैठे दिन भर खराब करते बैठे रहो। अब ठुक के उसको चेंज तो नहीं कर सकते, उसको रिक्वेस्ट करो भाई कि जो खर्चा हुआ दे दे, नहीं देगा तो भी तुम कुछ नहीं कर, तो पुलिस करो, ले, वो भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। फिर तो अपनी प्रायोरिटी फिक्स करो कि मुझे करना क्या है। ईगो में हम क्या करते, ईगो में ले लेते हैं तुरंत, नहीं पैसे तो देने ही पड़ेंगे तुम्हें। अब ठीक है, 50, 100, 200, 500, 1000 रुपये हो सकता है, 1000 रुपये से ज़्यादा तुम्हारा 2 घंटा पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंस था, 1000 रुपये तो तुम कमा लोगे या घर वाले फिर से दे देंगे, लेकिन 2 घंटा वापस, यहाँ पर समझ काम आती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, EI कहते हैं, आई ना बात समझ। और ये हर किसी में ये होना भी जरूरी है। उसके बाद एक और आज की डेट में आता है सक्सेस होने के लिए, जिसको हम लोग
एसक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल क्वेश्चन कहते हैं। एसक्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन, आध्यात्मिक आध्यात्मिक लब्धता या आध्यात्मिक अध्यात्म से जुड़ करके देखते हैं इसको। तो अध्यात्म भी हमें अपने मन पे, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना सिखाता है ना। अध्यात्म का मतलब एक उसका पार्ट, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट होता है पूजा पाठ करना, लेकिन पूजा पाठ करने का उद्देश्य हमारा क्या होता है? मन की शांति के लिए। लेकिन आज हम पूजा पाठ भी करते हैं तो कुछ मांगते हैं भगवान से, ये दे दे वो दे दे, या दिखावे के लिए करते हैं कि सोशल मीडिया में पिक्चर डालना है, सेल्फी ले करके, है ना। फिर हम लोग इतना ज़्यादा फोकस जाते हैं, ये दूध डालो, पानी डालो, धूप डालो, ये डालो, वो डालो, जबकि होना चाहिए पूजा पाठ का मतलब, सीधा से पूजा पाठ का मतलब निकाला है कि बाकी चीज़ ठीक है, भगवान को धन्यवाद देने के लिए जो भी एक फूल है, एक फूल चढ़ा दो काफ़ी है, ठीक है। और ऐसी चीज़ कोई ना चढ़ाओ जो लगता है कि बर्बाद हो रही है, फालतू उसको किसी को भले दान दे दो जिसके किसी का पेट भर जाएगा। तो वो लॉजिकल जो समय निकाले, कुछ साइंस हो गया रहा होगा आपका जो है। तो 2 मिनट शांति से खड़े हो जाओ, कनेक्ट करो अपने पीसफुल माइंड। जैसे इसमें अध्यात्म में हम सीधा सा मानते हैं कि हर एक आध दो फिलॉसफी को छोड़ दो, एक आध दो चीज़ों को छोड़ दो, तो शरीर और आत्मा, हमारा जो शरीर है, एक तो हमारा जो शरीर है भौतिक शरीर, और दूसरा है हमारा जो है आत्मा। ऐसा पढ़ेंगे फिलॉसफी में। तो ये आत्मा या चेतन शक्ति, ये हमारे शरीर को क्या कर रही है? चला रही है ना। बोलते ना, जैसे हमारे शरीर से कोई ऐसी शक्ति गायब हो जाती है तो फिर हमारे को क्या बोलते हैं? डेड बॉडी बोल देते हैं, बॉडी रह जाते हैं। शरीर, आदमी तब तक, इंसान तब तक है जब तक हमारे शरीर में कोई एक चेतन शक्ति क्या कर रही है? काम कर रही है। उसी को हम लोग आत्मा कहते हैं। तो आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, इसको प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने, सिद्धियों ने अनुभव तो किया है कि ऐसा कोई पार्ट है जो हमारे शरीर के अंदर है, वो कभी मरती नहीं। गीता ने भी यही कहा हुआ है, आपके जो आत्मा अजर अमर है कि नहीं। हमारा शरीर मरता है, फिर नया आत्मा हमारी फिर से नया। तो खाली हाथ आए थे वो तो फिजिकल कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन जो आज के कर्म है हमारे ट्रांसफर होकर फिर नया जन्म लेते हैं हम लोग। यानी इस जन्म में राहुल गांधी ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे, तब जाके सोनिया गांधी के घर में पैदा किया हुआ है, समझ गए। कुछ नहीं है तो फिर राजयोग तो जी रहा है, 2000-5000 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, क्या टेंशन है? पैसे की सबसे बड़ा चिंता तो पैसा का ही ना भाई। उसके बाद तो फिर आराम से मजे ले रहा है जिंदगी के, है ना। अब अंबानी घर जो पैदा हुआ होगा वो भी पिछले जन्म में, ठीक है। तो ये सब पिछले कर्मों के हिसाब से हमारा फिर कहाँ पैदा होंगे वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में हमें क्या करना है? अपने आत्मा को फिर से क्या करना है? मजबूत रखना है। आत्मा को मजबूत का मतलब, इसके लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन। और ये भी क्या करती है आपकी जो है, मैंने कहा ना, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने मन की स्थिति को क्या कर सकते हैं? शांत रख सकते हैं। कुछ भी हो जाए, जैसे मेरी गाड़ी को किसी ने ठोका कुछ दिनों पहले ठीक है। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो उससे लड़ूं, तो मैंने देखा उसकी तरफ, मुस्कुराया, क्या भाई साहब प्यार से ऐसे बोला, तो उतरा। मैं बोला कि देख लो यार, नुकसान हुआ है, कुछ पॉसिबल हो तो। अब कोई अपनी गलती तो मानता नहीं है, तो वो तो बताने ऐसा ऐसा आपकी गलती है, वो गलती है। मैं समझ गया कि इससे बहस करने का कोई मतलब है ही नहीं है। मतलब कोई बात नहीं, थैंक यू, लव यू, जाओ, ठीक है। और फिर अपनी गाड़ी उठाया, मालूम है 1,500-2 हज़ार रुपये खर्चा आएगा मेरे को, लेकिन उससे लड़ करके मुझे एक बार रिक्वेस्ट की उससे मैंने प्यार से कि गलती मेरी नहीं थी, मुझे मालूम है उसी की गलती थी, लेकिन वो सामने वाला इतना आसानी से कोई अपनी गलती मानता नहीं है। और फिर मैं भी वही लड़ने लगता, तो रिक्शा ठेला वाले और मेरे में पढ़े लिखे होने में क्या अंतर रहता। तो इसलिए मैं उसको सोच कर कोई बात नहीं, थैंक यू, मैं बनवा लूँगा, अब जाइए करके, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं वो कहाँ से आया? मेरे में ये सब करने से आया। मेरे में भी नहीं था, पैदाशी मेरे में भी नहीं था। आज 3-4 साल पहले मैं भी तुम लोग का टाइप का ही छोटा सा कुछ हुआ, ठीक है, डिस्टर्ब हो करके बैठे हुए। लेकिन ये चीज़ मैंने इससे गेन की है ना पिछले 2-3 सालों से। मैं अभी रेगुलर नहीं करता हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत सीखा है, बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है, मेरा मूड ठीक रहता है,
हालांकि डेली करना चाहिए, तो जो और शांति स्थिति और ज़्यादा शांति में चला जाऊँगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि उसके बाद और भी कोई चीज़ दुनिया की डिस्टर्ब आपको नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब तक आपका मन शांत, आपको दुनिया की कोई चीज़ डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती जब तक कि आप खुद ना चाहो। यदि कोई कर रहा है, इसका मतलब है कि आपका मन आपके नियंत्रण में, रिमोट कंट्रोल है। मैंने एक रिमोट दबाया, आप हिलने लग गए, ठीक है, डिस्टर्ब होने लग गए, इसका मतलब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी ने रिमोट दबाया, किसी ने थोड़ा सा, और भाई क्या हाल चाल है, अब तूने मुझे भाई कैसे बोला, ठीक है, वो तो बस उचका के चला गया, तुम उसको निकल लिए चुपचाप, गाड़ी निकाल के दबा के, अब तुम लेके गुड़ के बैठे हुए हो, तो बेवकूफ़ हुआ है कि तुम हो, है ना। हम अभी को चला गया ठीक, कौन सा लेकर के चिपका बैठे हुए भाई, हम उसको अपनी इज्जत में ले लेंगे। मेरे कैसे बोल दे, पता चल रहा है उसके पीछे गाड़ी दौड़ा दिए तुम निकल के लड़ने के लिए। 99% लोग ऐसे ही है दुनिया में, है ना। मेरे ख्याल 1% होंगे जो थोड़ा बहुत ज़िंदगी को समझ गए, वही लोग इस तरीके से जीते हैं। बाकी 99% तो सब ऐसे ही जी रहे, लेकिन उससे फ़ायदा नुकसान देखेंगे तो अल्टीमेट नुकसान खुद का होता है। तो ये इसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि आप लोग अपने शरीर और मन को कंट्रोल करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा सुबह फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज के लिए दे। तो ये जब कंट्रोल में रहेगा तो पढ़ाई आपकी क्या होगी, अच्छी होगी, है ना। जैसे मैंने कहा ना, आपको डिस्टर्बेंस, कोई चीज़ ज़्यादा जल्दी से डिस्टर्ब नहीं कर पा रही, तो आप आराम से क्या करेंगे, चैन से पढ़ते रहेंगे, और पढ़ते रहेंगे तो फिर सिलेक्शन की संभावना हमेशा ज़्यादा रहेगी। और ये सब गुण जिसमें है वही मतलब आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आप देखेंगे जो सिलेक्शन लेते हैं, उनसे आप लोग कुछ लोगों से मिले भी होंगे कहीं सेमिनार में, तो उन लोग में क्वालिटी देखो, पढ़ाई लिखाई तो जो अलग है वो तो है ही, वो हर कोई वैसे ही पढ़ रहा है, हर कोई वही पढ़ा रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। उसके अलावा क्वालिटी देखने की कोशिश करना, अभी तक तुम लोगों ने नहीं किया होगा। अभी तक तुम ये सोचते होंगे कैसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कौन सी बुक पढ़ा, कौन सा नोट्स पढ़ा, है ना, ये सब देखते हो तुम लोग। उसमें वो मत देखना, वो तो जहाँ से पढ़ा वो लगभग 19-20 सब वही है। हर कोचिंग वाले लगभग 19-20 ठीक ठाक, यदि पढ़ाने वाले टीचर है, एक्सपीरियंस है, तो वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस बच्चे में देखना जो सिलेक्शन लिस्ट में और क्या क्वालिटी थी। मैं तो 15 सालों 17 सालों से देख रहा हूँ, मैं ये देखता हूँ कि जो सिलेक्शन लिया, कई सारे ऐसे बच्चे देखे इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ठीक है। उन 2 दोस्त आए थे, दोनों में, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, जब पहली बार पढ़ाना स्टार्ट किया 2007 में, तो दोनों में परफॉर्मेंस इसका अच्छा था मेरे क्लास टेस्ट में, ठीक है। उम्मीद में उससे ज़्यादा कर रहा था, लेकिन दूसरा वाला सिलेक्शन ले लिया, 19वीं रैंक लिया सीधा, मतलब वो भी अच्छा था, लेकिन और उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। हालांकि बाद में वो भी हो गया, एसडीएम हो गया, आईएएस तो नहीं हुआ, लेकिन एसडीएम हुआ। लेकिन दोनों ही मतलब बैलेंस बच्चे थे, लेकिन उसमें और कुछ क्वालिटी क्या ज़्यादा थी कि वो जो दूसरा बच्चा इसका सिलेक्शन हुआ, वो इतने कंसंट्रेशन से पढ़ता था। उसको बोल दो कि ये इतना आएगा, इसको रट, इसको पढ़ ले, समझ ले, याद कर ले, उसको दे दो, 2 घंटे बाद पूछ लो, वो लाइन टू लाइन छाप देता था, समझ गए। तो वो क्वालिटी उसमें थोड़ा कम थी, डेफिनेटली उसकी किस्मत अच्छी थी, पढ़ाया क्वेश्चन आ गए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 19th रैंक ले आया इसका। तो मैंने देखा कि फिर क्या क्वालिटी दोनों में अंतर थी, जबकि मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहा था कि उसका सिलेक्शन होगा, हो इसका गया। तो फिर मैंने एनालिसिस किया कि क्या और एक्स्ट्रा क्वालिटी थी इसके अलावा जो इसमें नहीं थी। तो पढ़ाई में तो दोनों लगभग बराबर थे। तो फिर बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने कि जैसे सुबह उठ करके 4-5 बजे उठ करके डेली सबसे पहले नहाता है, अच्छे से आराम से 2-4-10 मिनट बैठ के पूजा पाठ करता है शांति से। उठो नहीं था सुबह 4-5 बजे उठ करके वो क्या करता था, जो वो नहीं करता था, राइट। तो कहीं ना कहीं वो पूजा पाठ जो मॉर्निंग कर रहे हैं हम लोग, उसका क्या होता है, मन की शांति के लिए, है ना। उसी को हम भगवान बोल सकते हो। भगवान मतलब, भगवान का मतलब सीधा सा मतलब है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। भगवान का मतलब है कि आप कितने माइंडली पीसफुल के साथ रह पा रहे हैं, इसका मतलब भगवान आपके साथ में है ना। यदि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि मैं भगवान हूँ खुद ही। भगवान से क्या उम्मीद करते हैं आप, भगवान आके तुम्हारे लिए एग्जाम पेपर थोड़ी देगा, है ना। भगवान ने आपको सही सलामत पैदा कर दिया, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख फिजिकली फिट दे दिया, धन्यवाद उसी के लिए देने की ज़रूरत है। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो सही सलामत पैदा भी नहीं होते, किसी का आँख नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी कुछ नहीं है, उसका तो भगवान से मांगने की ज़रूरत, बस धन्यवाद दो, सिर्फ धन्यवाद दो। जो हो रहा है उसके लिए धन्यवाद दो, बुरा हो रहा है तो धन्यवाद दो। मैं तबीयत खराब तो भी आज की डेट में धन्यवाद देता हूँ, सोचता हूँ कि 2 दिन अच्छे से आराम करने के लिए भगवान ने टाइम दे दिया है, आराम करने का टाइम मिलता नहीं है, तो इस माने तबीयत खराब हो गई तो मैं क्या करता हूँ, भगवान को धन्यवाद देता हूँ और 2 दिन मस्त दवाई ववाई खा के रेस्ट करता हूँ। अनकम्फर्ट रहता है, 2 दिन बिस्तर में रखने के बाद लगता है कि
दुनिया पूरी बेकार है ना। तो लेकिन उसके बाद भी भगवान को धन्यवाद दे के सोचता हूँ कि चलो कुछ, और उसके बाद फिर रिकवर। अब क्योंकि मैं वहाँ पर कूदते रहूँगा, भगवान तो मेरे सारी तबियत खराब क्यों कर दिया, एग्जाम के समय खराब क्यों कर दिया, तो उससे कुछ फायदा होना है कि नहीं होना है। चलो 2 दिन मस्त, मालूम है कि ऐसी भी पढ़ाई नहीं होनी है तो आराम से उसके सो करके मज़े ले लो, रेस्ट करने का टाइम मिल गया, बाकी चिंताएं छोड़ दो, है कि नहीं। ये समझदारी विकसित करनी पड़ती है, और एक दिन में वो हम लोग बीच बीच में बताते रहते हैं, लेकिन मानते आप लोगों में से कितने लोग हैं। 0.11 एक आध % मिल गया, वो भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो मान लोगे तो डेफिनेटली मैंने कहा सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है, ये सब भी जिसमें होगा, और ये साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है। ये मैं ऐसे यूं ही आप लोगों को कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के बेस पे बता रहा हूँ कि सिलेक्शन सक्सेस होने के लिए IQ कई लोगों में ज़्यादा, IITian तक है, लेकिन IIT होने के बाद भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है कि नहीं। तो डेफिनेटली मोदी जी कम पढ़े लिखे लेकिन देश को संभाल रहे पूरा, है ना। ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने थे, 5वीं पास थे। अन्ना हजारे आज की डेट में देखेंगे तो सबसे बड़े सोशल लीडर के रूप में है, 5वीं पास है आपका जो है। तो पढ़ाई लिखाई से संबंध सफलता का, है ना। IQ के बाद ये थोड़ा बहुत जो है वो तो है ही है, लेकिन EI जिसके पास है वो फिर ये स्पिरिचुअल। इसलिए अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी भगवान की ध्यान से क्या करते हैं, पूजा करते हैं। वो सिर्फ अच्छे से पूजा करते हैं, वो दिखावे के लिए नहीं करते हैं। आज भी वो नंगे पैर सिद्धि विनायक मंदिर, तो उससे क्या फ़ायदा होता है, मतलब कुछ समय के लिए पूरी तरह से किस में डूबे हुए, किसी थर्ड ऐसे चीज़ों में, पावर में उसको याद कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसलिए बड़े बड़े लोग भी देखेंगे तो भगवान का मतलब मांगना नहीं, भगवान को बस धन्यवाद देना है, पॉजिटिव एनर्जी लेना है कि भगवान जो भी है थैंक यू उसके लिए, और अच्छी चीज़ों को सोचना है। विजुलाइज करो, डायरी लिखो, सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करना है आपको, एक आदत बनाओ। जैसे सोच नहीं पा रहे, मेडिटेशन नहीं कर रहे, डायरी लिखो कि मुझे क्या चाहिए जीवन में। चाहिए मत लिखो मैं पा चुका, जैसे IAS बनना है तो सोच लिखो मैं IAS बन चुका हूँ। मैंने बताऊँगा, एक मैंने डायरी मेरी है, मैंने लिखा है, और पिछले 3-4 सालों में जो लिखा मैंने डायरी, बीच बीच में मतलब एक महीना कंटिन्यू लिखा, फिर मन नहीं किया, फिर उसमें से लगभग मैंने जो चीज़ें लिखी पूरा मैंने गेन कर लिया है, ठीक है। मैं आपको ला के दिखाऊँगा, पढ़वाऊँगा नहीं अंदर से, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ मैंने पिछले 1-2 सालों में विजुलाइज किया, सोचा, लिखा, वो आज मेरे पास है। आ रही बात समझ में। और उसमें सबसे पहले ये लिखता हूँ कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। पहला मेरा विजुलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो करोड़ों भी पड़े रहेंगे, बिस्तर में पड़े हो तो भी करोड़ का कोई मतलब है ना। 2 दिन मैंने कहा ना, बीमार पड़ता हूँ तो ऐसे लगता है कि जीवन बेकार है। तो करोड़ों पड़े हो जेब में, लेकिन तबीयत खराब है तो आपको करोड़ों भी लगेंगे कि कोई काम के, भले ठीक है आप उम्र बढ़ जाएगी, इलाज करवा लोगे, ICU में से लेके विदेश चले जाओगे इलाज करवाने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन शांति तब मिलेगी जब पूरी तरह स्वस्थ हो, शारीरिक और मानसिक दोनों। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस लाइफ में क्या है, स्वस्थ शरीर। तो हमेशा मैं सबसे पहले उठ के सुबह यही विजुलाइज करता हूँ कि मैं पूर्णतः, सोते समय, दिन में जब भी मुझे याद आएगा भगवान से कुछ मांगना हो तो इतने बोलता हूँ मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, ठीक है। जब भी मुझे याद है, वो ये एक मंत्र बोलते हैं ना, मंत्र संकल्प से सिद्धि होती है। तो मैं संस्कृत वाले मंत्र तो याद नहीं होते, लेकिन मेरे लिए यही सब मंत्र बना रखा है मैंने कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह सफल इंसान हूँ, मैं जो चाहता हूँ सफल होकर के प्राप्त कर सकता हूँ। ये मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये मेरे दिमाग में 24 घंटे में लगभग ऑलमोस्ट टाइम पे, है ना। कहीं से भी कोई तनाव आता है तो दिमाग में तुरंत सेकंड मेरा थॉट आता है, ऑल इज़ वेल, सब अच्छा ही है, ठीक है। तो ये सब थॉट्स मेरे 24 घंटे चलते रहते दिमाग में। और मुझे इतने दिनों में आप लोग जो 5-6-7 महीने जानते होंगे, कभी परेशान वगैरह नहीं देखा होगा, है ना। कभी भी मिले होंगे, क्लास में आओ, चाहे कहीं परेशानी दिखी मेरे चेहरे पे, कहीं परेशानी दिखी हो, जनरली नहीं हो पाता है। मतलब पिछले 1 सालों में देखा है मैंने कि अपने आप कितना मैंने कंट्रोल कर रखा है। तो यही कंट्रोल यदि आप लोग का अपने में होगा, पढ़ाई अच्छे से होगी, और उसके बाद जब पढ़ाई अच्छे से हो गई तो फिर रिजल्ट आने ही आने। क्योंकि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें आप खुद आप पास देख लो कितने % लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। जैसे पिछले बैच में आदित्य ये अब सब ज्वाइन की हुई है, ठीक है। तुम भी अभी आना स्टार्ट की हो, रोशन रेगुलर क्लास आया, तुम भी बीच में गायब हो गए थे। तो कितने लोग रेगुलरिटी और मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तुम लोग खुद दिख रहा होगा, है ना। बस समझ, जैसे मैं UPSC की बैच कम से कम 50-100 का बैच पढ़ाया है,
उसमें 2 ही बच्चे हैं जो पूरे जब से जुड़े तब से रेगुलर क्लास रहे, सिर्फ 2, एक लड़की और उसका मुझे मालूम है भगवान का हाथ उसके हाथ, इस बार यूपीएससी की प्रीलिम्स यही से निकालेगी मेरे साथ। जगदलपुर की लड़की है, ठीक है, एक वैसी लड़की जिसने एक भी दिन क्लास गोल नहीं मारी है, ठीक है, जब हमने छुट्टी दी तभी वो छुट्टी में रही है। और मुझे मालूम मेरा पहला रिजल्ट यूपीएससी का यदि ऊपर वाले के साथ रहा, उसके और मेरे दोनों के, ठीक है, तो पहला रिजल्ट यूपीएससी का वही होगा, ठीक है। और मेरा खुद का सपना है कि पीसीएस तो अधिकारी तो बन ही रहे, आईएएस मैं यहाँ से प्रॉपर दूँ, ठीक है, प्रॉपर रिजल्ट दूँ, ये मेरा खुद का सपना लेकर के दिल्ली दाली छोड़ करके यहाँ पे बैठा हूँ और काम भी कर रहा हूँ उसके लिए। अब बाकी मैंने कहा ना कि काम तो मैं तब करूँगा जब कोई एक आध बच्चा मुझे मिलेगा पढ़ने वाला। अब पढ़ने वाला बच्चे नहीं मिलेगा तो उसको कान पकड़ के कब तक बैठा, अपने बच्चों को नहीं बैठा पाता मैं तो, ठीक है, उसका भी जब मन करते तभी पढ़ता है, बस मोटिवेट करते बेटा पढ़ोगे तभी जीवन में कुछ बन पाओगे, पढ़ाई के अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। बाप दादा ने पूंजीपति या कैपिटल छोड़ के नहीं गए कि आपको अंबानी का क्या मिलेगी, विरासत मिलेगी, तो आपके पास एक ही मात्र स्किल क्या है आपका, सिर्फ पढ़ाई है। फिर कुछ करना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो इतना ही हम उसको सिखाते हैं। और मेरे से भी उम्मीद मत करना कि मैं करोड़ों की जायदाद है तुम्हारे लिए छोड़ के जाऊँगा, ठीक है, ठीक है। और वो आपको अपने मेहनत से, तो मैं उनको ये आश्वासन नहीं देता कि चिंता मत कर मैं करोड़ कमा के तुम्हारे लिए लेके जाऊँगा, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, तो बच्चा ढीला हो जाएगा, पापा तो कमा के जा रहे मैं क्या करना है, तो इसलिए वो भी मैं आश्वासन नहीं देता उसको जो है कि आपको खुद से मेहनत करेगा। बस हाँ, पढ़ने के लिए तुमको जो चाहिए, जहाँ चाहिए, जैसे चाहिए, वो हम भले किडनी बेच के देना पड़े देंगे, ठीक है, ये बोल के उसको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और आपके पेरेंट्स भी मेरे ख्याल से ऐसे ही बोलते हैं, है कि नहीं। तो उन सब चीज़ों को फॉलो करना है। तो कल से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, शेड्यूल में डाल दूंगा। तो कल का शेड्यूल जनरली आपका हिंदी तो वही टाइम जो रहेगा, हिंदी चल रहा है वही पढ़ना है, लगभग उसमें कोई अलग नहीं है। तो हिंदी लगभग 10:30 से चल रहा है ना आपका, तो 1-2 क्लास जिसकी होगी वो बैकअप क्लास लगवा दूंगा या ऑनलाइन रिकॉर्डेड है। तो 10:30 से लेकर के आपका 1 घंटा ये मान लो हिंदी वाला 1 घंटा, और फिर उसके बाद फिर फिलॉसफी का टॉपिक होगा आपका लगभग 11:45 से 12 बजे से लेके फिलॉसफी होगा। कितना होगा, 11:45 से 12:45 1 बजे तक मान लो। अभी स्लो ही स्टार्ट करें, फिर स्पीड बाद में बढ़ा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक दिन में समझ ज़्यादा पढ़ा दूंगा, फिलॉसफी समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद 1 घंटे की लगभग अभी मैथ्स की क्लास रहेगी। तो अभी ये कल से ये शेड्यूल रहेगा 2 बजे तक आपका, आ रही बात समझ में, है ना। बाकी एडीओ वाला का तो सुबह से रहेगा, जिनको एडीओ देना है तो वो भी सुबह से आएंगे। वो इतना मेहनत देखो यार, मेहनत तो करना पड़ेगा। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक यहाँ पढ़ लो, थोड़ा जाके खा पी के रेस्ट कर लो 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर से 5 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 5-6 घंटे घर में पढ़ लो। पढ़ाई के अलावा दूसरा काम नहीं होना चाहिए ना आप लोग के पास अभी, तो इतना आराम से पढ़ाई हो जाती है। जाके खाना खाओ, 1 घंटा सो लो, तो सोगे तो फिर से क्या होती है, पूरी एनर्जी वापस आ जाती है। इधर उधर टाइम वेस्ट ना करके 1 घंटा सो लोगे दोपहर में, तो उससे क्या है, जब उठोगे तो फिर से रिफ्रेश हो जाता है और आदमी फिर से 3-4 घंटा 5 घंटा आराम से, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद 2 बजे के बाद दिमाग इतना नहीं करेगा कि और पढ़ाई करे, तो डेफिनेटली वहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा जब तक सोओगे नहीं तब तक फिर से रिजुनेट नहीं होगा। ये सब स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट, ये सब जब तक उसके साथ काम नहीं करोगे, सिर्फ कोचिंग करने से सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको खुद की मेहनत के अलावा कोई सपोर्ट कर सके। आगे बस समझ में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ मैंने कहा कि आप लोग की भलाई के लिए चीज़ें बताई है, ठीक है, नोट कर लेना, दिमाग में भी डाल लेना, फॉलो करना, ठीक है। बीच में मैं कुछ कोशिश करूँगा संडे वनडे के बाद, तो बच्चे और ज़्यादा जुड़ जाएंगे, तो एक मेडिटेशन क्लास वगैरह कैसे कुछ करना है, कुछ जो मैंने सीखा है माइंड को शांत रखने के लिए, वो मैं आप लोग को बीच में स्वैच्छिक आना चाहे तो आ सकते हैं, ठीक है। तो वो बीच में कभी रखूँगा थोड़ा सा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं आप लोग के दिमाग में। रानी, नो क्वेश्चन, क्लियर हो गया पूरा। कुछ और सिलेक्शन के लिए, पढ़ाई के लिए कुछ से लेकर के। आदित्य बाबू, तो उसके लिए भटकने का मतलब किस तरीके से भटकता है? तो उसी के लिए मैंने कहा ना कि उसके लिए मुझे उसका एकमात्र समाधान है थोड़ा सा कैसे पीसफुल माइंड को करना है। तो देख, तो पुराना जो हो गया उसको भूल जाओ, आगे जो होगा उसको भूल जाओ, जो है आज हमारे पास,
सिर्फ आज का सोचो कि आज हमें सुबह से लेकर शाम तक, आगे अच्छा होगा सोचना ही है, ऑलवेज वेल 24/7 आवर्स होगा नहीं, अच्छा है सोचो। वोकेबलरी जो यूज करते, छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में, कि मैंने कहा ना कि वोकेबलरी जो यूज करते हैं वो वोकेबलरी भी आपको प्योर यूज करनी है, संघर्ष हटा दो वर्ड से, ठीक, कोई भी नेगेटिव वर्ड से यूज करना ही नहीं है ना। बाहर निकलो तो हर किसी को अंदर से धन्यवाद देते रहो, अंदर मन ही मन, ठीक है। हर एक व्यक्ति में परमात्मा को देखना स्टार्ट कर दो, हर एक व्यक्ति में, तो कुछ दिनों बाद आपको अजीब सच मतलब मानसिक शांति फील होगी, है ना। किसी को देख करके इरिटेट मत हो, उसको बोलो कि थैंक यू, कुछ भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है ना। कोई गाली दे रहा है तो भी उसको कोई बात नहीं, भगवान ने उसको इतनी अकल दी कि गाली दे सकते, उसके अलावा नहीं दे सकते, तो क्या कर सकते हैं, आई ना बस समझ में। क्योंकि सबका मेंटल का लेवल, सबकी परवरिश, सबका सब कुछ अलग अलग है, तो हर एक चीज़ को कोई परेशान, जब जाओ तो इस तरीके से सबको देखते हुए जाओ, सबको ऑब्जर्व करते हुए जाओ कौन क्या कर रहा है ना। थॉट्स आते उसको आने दो, उसको वहाँ पे उसको इंटरफेयर मत करो, जो चबाने दो, जो थॉट्स आ रहे हैं बस देखते रहो क्या थॉट्स आ रहे हैं। बेकार नेगेटिव आ गए तुरंत दबा दो, उसको पॉजिटिव उल्टा कर दो। जैसे बोले कि पता नहीं होगा नहीं होगा, दिमाग में आया तो नहीं, क्यों नहीं होगा, होना ही होना है, हो चुका है। ये धीरे धीरे करके करते रहोगे, सिर्फ अपने विचारों पे ध्यान रखो, तो धीरे धीरे चीज़ें, जैसे तुरंत कुछ नेगेटिव पुराना विचार आ गया कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो ठीक है, तो उसको रिप्लेस करो, हज़ारों पड़े, एक ठोक क्या दुनिया थोड़ी चेंज होती है, ठीक है। 150 करोड़ जनता है, ठीक है, विदेश मिलाएंगे तो 8 अरब जनता है, तो 8 अरब में 50% महिलाएं मान लो, तो इतनी सारी महिलाएं, उसमें एक ठोक छोड़ के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जीवन आते हैं जाते हैं, जिसको साथ में रहने, जो गया वो हमारा था ही नहीं, जो गया वो हमारा था ही नहीं, जो है वो आज है और वही हमारा है, समझ गए ना भाई। इस एटीट्यूड के साथ थोड़ा सा रहेगा, ह्यूमन बींग्स है अब, लेकिन ह्यूमन बींग्स को ही मैंने कहा ना कि तुरंत गिव अप करो, ठीक है, उससे भी माफ़ी मांगो, और कोशिश करो एक चीज़, जैसे कि सुबह उठते हैं हम लोग, तो एक अपने आप को फिर से फोकस करो, जो भी सुपर नेचुरल पावर है उसको याद करो, और कोशिश, ये सबसे पहला थॉट्स कि जो भी जिसके साथ भी मैंने कुछ गलत किया, सबसे माफ़ी मांगता हूँ इस जन्म में, पिछले जन्म में, और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनको क्या करता हूँ, माफ़ करता हूँ, ठीक है। हाँ, माफ़ करता हूँ, उनको भी माफ़ करना है, ठीक है। यदि कोई तुमको डिच करके चला गया तो उसको भी माफ़ करो, और जो हुआ अच्छा हुआ मान के चलो, हो सकता है उससे बेटर तुम्हारे पास हो ऑप्शन, आई ना बस समझ, हमेशा बेटर ऑप्शन। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में रियल लाइफ की उसकी स्टोरी है कि जब वो देहरादून गए तो अपनी सिस्टर का कंगन उंगन बेच करके टिकट करके गए थे, उनको उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा पायलट में, और उसके बाद फिर आपका जो पेमेंट आएगी उससे वापस खरीद के दे दूंगा। तो ये हुआ कि सिलेक्शन हुआ नहीं उनका, तो वहीं पे ऋषिकेश में, देहरादून ऋषिकेश में वहीं से वही गए होंगे पास में, और वहाँ पर वो आत्महत्या करने की सोच रहे थे, शाम का समय था, तो वहाँ पे एक शिवानंद जी महाराज है, उनका आश्रम था पास में, तो वो भी शाम को घूम रहे थे, देखिए कि एक लड़का बेचैन सा आपका जो है खड़ा है, तो जाके पूछा, नाम बताया, तो अब कलाम, ये शिवाजी हिंदू वाले, और वो कलाम, लेकिन संत वही है जो इन सब से ऊपर उठ चुका है। नहीं, जितने चिल्ला रहे हैं ना हिंदू को ये होना चाहिए, ये कोई संत वंत नहीं है, सब ढोंगी बाबा लोग हैं। संत का मतलब है जो इन सब चीज़ों से ऊपर, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सबसे ऊपर उठ चुका है, वही संत है। आ रही बात समझ में। मौलवी भी का मतलब ये कि वो सबसे ऊपर उठ चुका है, उसे पूजा पाठ करने या मंदिर में पूजा करने से पंडित या संत ये नहीं बन जाते, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया है, वही वास्तव में क्या है, ट्रू संत है। तो शिवाजी महाराज थे वहाँ पे, उन्होंने पूछा उनसे क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया कि वो भी बोला कि मैं आत्महत्या करने की सोच रहा था करके, तो चुपचाप उसको उससे आश्रम ले गए अपने, उनको आराम से खिलाया पिलाया, सोने की व्यवस्था दी। फिर उसने कहा कि चिंता मत करो, और चूंकि संत थे तो भाप गए होंगे उनको देख करके, तो उन्होंने कहा कि बेटा भगवान ने तुमको बहुत बड़ी चीज़ के लिए बनाया है, ठीक है, तुम इस चीज़ की चिंता मत करो, जो आज पायलट नहीं बन पाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान ने तुम्हारे किस्मत इससे बड़ा बहुत बड़ा लिखा हुआ है। और उन्होंने जाने की टिकट के लिए पैसे दिए उसको, एपीजे अब्दुल कलाम सर को, और आज राष्ट्रपति के रूप में हम जानते हैं उसको, मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। तो ये वो उस दिन पायलट नहीं बन पाया और हार मान के आत्महत्या कर लिए होते तो, लेकिन उस बड़ा बनना था उनको, है ना, पायलट बन जाते शायद मिसाइल मैन नहीं बन पाते, राष्ट्रपति
नहीं बन पाते। इसीलिए जैसे मैं आईएएस नहीं बना, कुछ दिन लगा दुख, 2-3 दिन ऐसे लगा कि दुनिया उजड़ गई, कुछ रहा नहीं जीवन में, ठीक है। लेकिन फिर अपने आप को मैंने कोप अप किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, पढ़ाने में मज़ा आने लगा, फिर लगा कि मेरे लिए यही काम अच्छा है। फिर मैंने कोई एग्ज़ाम ही नहीं दी, क्योंकि मैं भी आराम से उस समय एसडीएम डीएसपी एसडीएम बन जाता, 2-4 ठीक ठाक था पढ़ने में मैं, तो कहीं ना कहीं ले लेता। लेकिन मुझे पढ़ाने में इतना मजा आने लगा कि फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरे घर वाले बोलते रहे एग्ज़ाम दे दो, आज भी बोलते हैं, ठीक है। जब कभी भी लगता है ना कि आज भी मेरी चिंता करते हैं कि कल के दिन बुढ़ापे में तुम्हारे पास पेंशन तो आएगी नहीं कैसे जीवन चलेगा, ये सोच कर आज भी चिंता कर। लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है, इतना है कि आराम से बुढ़ापा कट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अब इस तरीके से विचार आए तो सोचो कि मेरे भगवान ने किसी और अच्छे काम के लिए बनाया है। तो चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव वे में कैसे कन्वर्ट करने सीख जाओ, तो फिर आप जीवन में कभी वो तनाव वाला जो स्थिति है क्या हो जाएगी आपकी। लेकिन ऐसे नहीं आएगी, धीरे धीरे करके आएगा। उसके लिए पहले तो विचारों पे ध्यान रखो, उसको चेंज करना स्टार्ट करो, और उसके बाद फिर मैंने कहा कुछ मेडिटेशन वगैरह, कुछ 1-2 मेडिटेशन है जो आपको मतलब पूरी तरह से हिला देगा। जो मैंने अनुभव किया, सीखा है, उसको और एक्सपर्ट हो जाऊँ थोड़ा सा, कि तुम लोग को सिखा दूंगा, ठीक है। तो चीज़ें हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सभी बच्चों को ज़रूरत है इसकी, क्योंकि जितने सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं मेरे पास, पढ़ने में मन 10% या 5% का भी ठीक से नहीं लगता है। और इस उम्र में मुझे मालूम है सबके साथ वैसे ही होता है, लेकिन उन्हीं में से कुछ अच्छे जिसका मन लगता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रोल करने वाले होते हैं। तो बस उन्हीं का सिलेक्शन हो सकता है। टैलेंट कईयों में ज़्यादा होता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि इमोशनल कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ज़्यादा होते रहते हैं। तो उसके लिए भी सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया है, ठीक है। तो उस पर भी मैं काम कराऊंगा, बस थोड़ा सा अभी, ठीक है, थोड़ा सा मैं भी उसको अच्छे से और समझ के एक्सपर्ट हो जाऊँ, उसके बाद कराऊंगा उस पर काम, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन? क्या नीरा, तुम्हारा कोई क्वेश्चन? नो, ठीक है, ऑल इज वेल। हो जाएगा ना सिलेक्शन, एडीओ कर लो आराम से, बाकी मेंस की क्लास भी कर लेना। अब ये नहीं कि एडीओ के चक्कर में मेंस की क्लास मत छोड़ देना। अब तो इससे क्या होगा कि अब 2 बजे के बाद फिर तुम्हारे पास पूरा टाइम है ना। और कोशिश करो क्लास में बैठ के सुनो, टीचर भले दोबारा पढ़ लिया तो भी सुनो, क्योंकि दोबारा क्या होगा कि याद होगा अच्छे से, समझ गए ना। ये चीज़ है। चलिए 1 साल और दे दो, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं बनने लायक बन जाओगे तुम भी, ठीक है। चलो, थैंक यू।